हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे बंदे की कहानी जो कि पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड का इमॉर्टल लॉर्ड हुआ करता था। लोग इस बंदे को डिवाइन लॉर्ड के नाम से जाना करते थे, लेकिन हेवन में असेंड करने के लिए उसे अपनी कल्टीवेशन की जर्नी वापस से स्टार्ट करनी पड़ गई, वो भी मॉर्टल वर्ल्ड से। अब इससे पहले कि मैं इस न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, जाकर आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके हाइप भी कर देना, क्योंकि इससे वीडियो को रीच मिलेगी और ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो अब सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हम अपने मेन लीड को देखते हैं जो किसी मैकेनिकल बॉक्स को अनबॉक्स कर रहा था। दरअसल इस मैकेनिकल बॉक्स को हमारे डिवाइन लॉर्ड के मास्टर ने उसके लिए छोड़ा था। अब डिवाइन लॉर्ड अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए इस बॉक्स को सक्सेसफुली अनबॉक्स कर लेता है। मगर इससे पहले कि हमें पता चल पाता इस डिवाइन बॉक्स के अंदर क्या मौजूद है, उससे पहले ही हमारा सीन शिफ्टो के दो बंदों के ऊपर आया जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। इन दोनों बंदों में से एक तो डीमन क्लैन का डीमन किंग था और दूसरा इमॉर्टल क्लैन का इमॉर्टल किंग। मगर अब इन दोनों की फाइट आसपास की चीजों को तबाह कर पाती उससे पहले यहाँ पर एक डिवाइन बर्ड अपीयर हो गई, जिसके ऑरा प्रेशर से ही ये दोनों यहाँ पे सप्रेस होने लगे। अब ये डिवाइन बर्ड यहाँ पे आके इन दोनों से पूछने लगी थी कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्यों फाइट कर रहे थे, क्या तुम लोगों को पता नहीं यहाँ पर फाइट करना मना है। डिवाइन बर्ड को यहाँ पे देखने के बाद ये दोनों भी यहाँ पर तुरंत ही भाइयों की तरह प्रिटेंड करने लगे। वो कहने लगे, हेवन मैसेंजर, लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम तो यहाँ पे बस स्पारिंग मैच कर रहे थे, मतलब कि एक फ्रेंडली मैच। जो सुनते साथ ही डिवाइन बर्ड यहाँ से जाते हुए कहने लगी थी, इस मर्तबा तो मैं तुम लोगों को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम तुम दोनों आपस में फाइट करते हुए मुझे दिख गए तो फिर तो खुद डिवाइन लॉर्ड ही तुम्हें पनिश करेंगे। अब डिवाइन बर्ड के यहाँ से चले जाने के बाद डीमन किंग कहने लगा था, काय का डिवाइन लॉर्ड, पूरे 1000 साल से तो उसका कोई भी आता पता नहीं है। जब भी इमॉर्टल वर्ल्ड में कोई भी परेशानी होती है तो वो बस अपने इस डिवाइन बर्ड को यहाँ पे भेज देता है। जो कहने के बाद डीमन किंग यहाँ से चला गया। मगर जाने से पहले डीमन किंग ने इमॉर्टल किंग से कहा कि वो दोबारा वापस जरूर आएगा, और जब वो वापस आएगा तो उस मर्तबा चाहे फिर कोई भी क्यों ना बीच में आ जाए, उन दोनों की फाइट यहाँ पे होके ही रहेगी। जिसपे इमॉर्टल किंग कहता है, ठीक है तुम कभी भी आ सकते हो, मैं तैयार रहूंगा। उसके ये कहते ही हमें इमॉर्टल पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे डिवाइन लॉर्ड की फियांसे गुस्सा करते हुए कह रही थी कि पता नहीं मेरी शादी डिवाइन लॉर्ड से कब होगी, कितने साल बीत गए मगर फिर भी हम दोनों की शादी नहीं हुई। डिवाइन लॉर्ड तो जब से सीक्रेट चैम्बर में गए हैं तब से वो वापस ही नहीं आए, पता नहीं उस फालतू बॉक्स में क्या है जो डिवाइन लॉर्ड बस हमेशा उसी के साथ रहते हैं। जो कहते हुए वो यहाँ पे बर्तनों को तोड़ने फोड़ने लगी। तो एक इमॉर्टल मास्टर डिवाइन लॉर्ड की फियांसे याओ को शांत कराते हुए कहने लगा था कि मैडम आप शांत हो जाइए, क्योंकि डिवाइन लॉर्ड बस उस बॉक्स को अनबॉक्स करने ही वाले हैं। जैसे ही डिवाइन लॉर्ड उस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेंगे और उसके अंदर की मिस्ट्री को समझ लेंगे तो फिर वो हेवन में असेंड कर जाएंगे, जिसके बाद आप दोनों की शादी धूमधाम से होगी, वो भी हेवेंस में। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अब इस मास्टर के मुंह से मैडम वर्ड सुन के याओ काफी ज्यादा खुश हो गई, इसलिए वो इस मास्टर से कहने लगी कि आखिर तुमने अभी मुझे क्या कहा वो दोबारा से कहो। जो सुन के ये मास्टर यहाँ पे डरते डरते मैडम कहता है, तो याओ इस मास्टर से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि आखिर तुमने मुझे मैडम क्यों कहा। जिसपे ये मास्टर याओ को जवाब देता है कि आप तो मेरे डिवाइन लॉर्ड की होने वाली बीवी हो, इसी वजह से मैंने आपको मैडम कहा। जो सुन के याओ यहाँ पे खुश होते हुए कहने लगी थी, इसका मतलब तुम एडवांस में मुझे अपनी मैडम मान चुके हो। अभी याओ यहाँ पे खुश हो ही रही थी कि तभी इस जगह पर डिवाइन बर्ड की एंट्री होती है, जो यहाँ पे याओ से कहने लगी, ज्यादा खुश मत हो वो, क्योंकि अगर डिवाइन लॉर्ड हेवन में असेंड नहीं कर पाए तो फिर तुम दोनों की कभी भी शादी नहीं हो पाएगी और डिवाइन लॉर्ड से शादी करने का तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। जो सुनते साथ ही याओ गुस्सा हो गई। वो कहने लगी कि अपनी पनौती जुबान बंद रखो, नहीं तो जैसे ही मैं डिवाइन लॉर्ड की वाइफ बनूंगी उसी वक्त मैं तुम्हें धक्के मार के इस जगह से बाहर फेंक दूंगी, इसलिए जो भी कहना है सोच समझ के कहना। अब याओ की बात सुनने के बाद डिवाइन बर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, मगर उतने में ये पूरी जगह शेक होने लगी, जिस वजह से ये सभी इमॉर्टल शिमू पैलेस से बाहर आ गए, जहाँ पर आने के बाद उन्हें सीक्रेट चैम्बर से काफी ज्यादा तेज रोशनी आसमान में जाते हुए दिखाई देती है। जिस रोशनी को देखते साथ ही इन सभी को पता चल जाता है कि डिवाइन लॉर्ड हेवन में असेंड करने वाले हैं। इस वजह से ये सभी सीक्रेट चैम्बर की ओर रवाना हो गए। वहीं पे याओ भी इन लोगों के पीछे जाने लगी। साथ ही साथ वो कहने लगी, डिवाइन लॉर्ड तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ को भी अपने साथ हेवेंस में लेके जाना होगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर डिवाइन लॉर्ड के ऊपर आया, जो कि बॉक्स को खुलता हुआ देख काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहने लगे, फाइनली पूरे 1000 सालों के बाद मैंने इस सेलेस्टियल बॉक्स को अनबॉक्स कर ही लिया। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तभी इस जगह के वेदर की सिचुएशन बदलने लगी। यहाँ पे जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती है, जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन लॉर्ड के साथ साथ डिवाइन लॉर्ड की मैसेंजर बर्ड को भी यहाँ पे कुछ अजीब फील होने लगा। इस वजह से वो सीक्रेट चैम्बर की ओर और भी तेजी से जाने लगी। वहीं सेलेस्टियल बॉक्स के अंदर से एक रोबोटिक टाइप का बॉल निकल आया, जो कि बात भी कर पा रहा था। इस वजह से डिवाइन लॉर्ड तो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया। तभी एक जोरदार एनर्जी रिलीज के साथ वो मॉर्टल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया। वहीं पे उसकी मैसेंजर बर्ड उसे आवाज लगाती रह गई। अब इधर मॉर्टल वर्ल्ड में हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं, जिसे इस जगह पर आए हुए काफी दिन बीत गए थे। हालांकि इमॉर्टल वर्ल्ड में अभी बस कुछ पल ही गुजरा है। दरअसल मॉर्टल और इमॉर्टल वर्ल्ड में टाइम लाइन का एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इमॉर्टल वर्ल्ड का कुछ पल मॉर्टल वर्ल्ड के दिनों के बराबर है, तो इसी वजह से आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना। अब हम इधर पे डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं, जो एक पत्थर के सहारे आराम से लेटा हुआ था, जहाँ पे उसे बहुत ही जोर से भूख और प्यास लग रही थी। मगर भूख और प्यास की फीलिंग उसे यहाँ पे अजीब लग रही है, क्योंकि जो इमॉर्टल्स होते हैं उन्हें कभी भी भूख नहीं लगती। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ खाते पीते नहीं है, वो खाते भी और पीते भी है, लेकिन उन्हें कभी भी भूख का एहसास नहीं होता जैसे मॉर्टल्स को होता है। अब डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे कहने लगा था कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है, साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पता नहीं ये किस तरह की अजीब सी फीलिंग है। डिवाइन लॉर्ड की बात सुनने के बाद ये
ये रोबोटिक बॉट कहने लगा था, लगता है कि आपको यहाँ पे भूख और प्यास लग रही है, शायद से मॉर्टल वर्ल्ड में आने के बाद आप भी मॉर्टल बन चुके हो। उतने में ये रोबोटिक बॉल 5 कॉपर कॉइन्स इकट्ठा करने का डिवाइन लॉर्ड को मिशन देता है। दरअसल हेवन में असेंड करने से पहले डिवाइन लॉर्ड का ये टेस्ट है, जिस टेस्ट को डिवाइन लॉर्ड को कंप्लीट करना ही होगा अगर वो हेवन में असेंड करना चाहता है तो। उतने में ही हम एक डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं जो डिवाइन लॉर्ड के ऊपर तेजी से हमला करने आने लगा, जो देखने के बाद रोबोटिक बॉल डिवाइन लॉर्ड को कहीं पर छुप जाने को बोलता है, क्योंकि फिलहाल के लिए डिवाइन लॉर्ड के पास इमॉर्टल्स वाली पावर्स नहीं, इसी वजह से ये डिवाइन लॉर्ड इस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब इस रोबोटिक बॉल की बात सुनने के बाद डिवाइन लॉर्ड यहाँ मौजूद पत्थर के पीछे छुप गए, मगर फिर भी ये डिमोनिक बीस्ट नहीं रुकता, वो तेजी से डिवाइन लॉर्ड की तरफ ही बढ़ने लगता है, मगर डिवाइन लॉर्ड के साथ टकराते ही ये बीस्ट यहाँ पे मारा गया, जो देखने के बाद तो ये रोबोटिक बॉल भी काफी ज्यादा हैरान था। वो मनी मन सोचते हुए कहने लगा था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि डिवाइन लॉर्ड के पास तो अभी इमॉर्टल्स की पावर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब डिवाइन लॉर्ड के पास मौजूद किंग कॉन्ग बॉडी के वजह से हो रहा है। रोबोटिक बॉल को यहाँ पे इतना ज्यादा सोचता हुआ देख डिवाइन लॉर्ड इससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो मगर छुपा नहीं पा रहे। तो रोबोटिक बॉल कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा, भला मैं आप जैसे डिवाइन लॉर्ड से कुछ क्यों छुपाऊंगा। जो सुनने के बाद अब डिवाइन लॉर्ड सीधा इस बीस्ट को जाके देखने लगे, जहाँ पे वो इस बीस्ट को देखते हुए रोबोटिक बॉल से सवाल करते हुए पूछने लगे थे, क्या मैं इसे कॉपर कॉइन्स के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ। अभी वो यहाँ पे रोबोटिक बॉल से ये सवाल पूछ ही रहे थे कि तभी इस जगह पर कुछ लोगों का ग्रुप आ गया और इस ग्रुप का लीडर डिवाइन लॉर्ड की तारीफ करते हुए कहने लगा था, ब्रदर तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हो, तुमने इतनी आसानी से इस बीस्ट को खत्म कर दिया, सच कहूँ तो तुम जैसा पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन अभी के लिए तुमने जिस बीस्ट को खत्म किया है वो हमें चाहिए था। दरअसल हम कब से इस बीस्ट को फॉलो कर रहे थे, बट इससे पहले कि हम लोग इस बीस्ट को मार पाते उससे पहले ही तुमने इसे खत्म कर दिया। जो सुन के डिवाइन लॉर्ड सीधा इस बंदे से कहने लगे, अगर तुम्हें ये बीस्ट चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे 5 कॉपर कॉइन्स देने होंगे। जो सुन के इस लीडर का असिस्टेंट आगे आते हुए डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा था, 5 कॉपर कॉइन्स क्या, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा कीमती चीज दूंगा। जो कहने के बाद ये बंदा एक गोल्ड बार को डिवाइन लॉर्ड के पास थ्रो कर देता है, बट डिवाइन लॉर्ड इसे इग्नोर मारते हुए आगे जाने लगे। वो कहने लगे, अगर तुम्हारे पास कॉपर कॉइन्स नहीं तो फिर ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। जो सुनने के बाद तो इस लीडर के असिस्टेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, वो तो डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने जाने लगा, बट उसका लीडर उसे रोकते हुए कहता है कि रुको जरा, हम पहले देखते हैं कि आखिर ये क्या करना चाहता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर इमॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर आया, जहाँ पर डिवाइन लॉर्ड की मैसेंजर बर्ड अभी जो उसकी आंखों के सामने हुआ उसको देख के वो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक थी। बट उतने में ही हम याओ को देखते हैं जो इस जगह पर आते हुए कहने लगी थी, पतिदेव आखिर तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, अब तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी मैसेंजर बर्ड ने उसे यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए फ्रीज कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब याओ यहाँ पे बिल्कुल भी खामोश नहीं रहने वाली। उतने में इस जगह पर ये इमॉर्टल मास्टर भी आ गया, तो मैसेंजर बर्ड इस इमॉर्टल मास्टर से कहने लगी थी, जल्दी से पता करो कि डिवाइन लॉर्ड किधर पे गए हैं। जो सुन के ये इमॉर्टल मास्टर अपने पास से एक कैलकुलेशन वाला डिवाइस निकाल के उससे यहाँ पर कुछ कैलकुलेट करने लगा। अब कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये डिवाइस नीचे की तरफ इशारा कर रहा था, जिस वजह से इस मास्टर को समझ आ चुका था कि डिवाइन लॉर्ड मॉर्टल वर्ल्ड में है। तो अब ये बात इमॉर्टल मास्टर मैसेंजर बर्ड को भी बताते हैं। इस मास्टर के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से मॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर आता है, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की कुछ पैसे कमाने के लिए डम्पलिंग्स बेच रही थी। उतने में ही उसके डम्पलिंग शॉप पे डिवाइन लॉर्ड की एंट्री होती है और उन्होंने अपने साथ इस जगह पर इस बीस्ट को भी लाया था। अब इतने बड़े बीस्ट को देखने के बाद ये लड़की यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो डिवाइन लॉर्ड इस लड़की से कहने लगे, अगर तुम्हें ये बीस्ट चाहिए तो मैं 5 कॉपर कॉइन्स में इसे तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये कहते कहते डिवाइन लॉर्ड की नजर इन डम्पलिंग्स पे गई, जिनको देखते साथ ही डिवाइन लॉर्ड इस लड़की से कहने लगे, साथ ही में मुझे ये 5 डम्पलिंग्स भी चाहिए। जो सुनते साथ ही ये लड़की तुरंत ही इस चीज पे राजी हो जाती है और डिवाइन लॉर्ड को ये डम्पलिंग्स खाने दे देती है, जिसके बाद वो इस बीस्ट को यहाँ से लेके जाने लगी। हालांकि वो इस बीस्ट को लेके नहीं जा पा रही थी, क्योंकि ये बीस्ट वजन में और साइज में इस लड़की से काफी ज्यादा बड़ा था। उतने में ही डिवाइन लॉर्ड इस लड़की को आवाज देते हुए कहने लगे थे कि आखिर मेरे कॉपर कॉइन किधर पे है। जो सुनते साथ ही ये लड़की डिवाइन लॉर्ड के पास आके एक कॉपर कॉइन निकाल के उन्हें दिखाने लगी। तो इस कॉपर कॉइन को देखने के बाद रोबोटिक बॉल कहने लगा था कि हाँ यही वो कॉपर कॉइन है जो आपको चाहिए। जो सुनते साथ ही डिवाइन लॉर्ड इस कॉपर कॉइन को इस लड़की से लेने जाने लगे, मगर ये लड़की काफी ज्यादा चालाक निकली, क्योंकि ये इस कॉपर कॉइन को अपने पास रखते हुए कहने लगी थी, अगर तुम्हें ये कॉपर कॉइन चाहिए तो उसके बदले तुम्हें मुझे इस तरह का एक और बीस्ट ला कर देना होगा। इस लड़की की बात सुनते साथ ही डिवाइन लॉर्ड बीस्ट हंटिंग पे निकल पड़े, जहाँ पे उन्होंने कुछ ही देर में एक और बीस्ट मार के लाके इस लड़की को दे दिया। जो देखने के बाद तो ये लड़की यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई, मगर उतने में ही डिवाइन लॉर्ड की नजर इन बारबी क्यूब्स पर पड़ गई। तो डिवाइन लॉर्ड तुरंत ही इन बारबी क्यूब्स पर टूट पड़े, जहाँ पे डिवाइन लॉर्ड इन बारबी क्यूब्स को कुछ ही देर में सफाचट कर जाते हैं। जो देखने के बाद तो इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये लड़की इन बारबी क्यूब्स को बेचने के लिए बना रही थी, मगर बेचने से पहले ही डिवाइन लॉर्ड ने इसे सफाचट कर लिया। तो इसी वजह से ये लड़की डिवाइन लॉर्ड से कहने लगी, क्या तुम्हें कॉपर कॉइन्स नहीं चाहिए? जिसपे डिवाइन लॉर्ड कहते हैं हाँ चाहिए ना। तो ये लड़की कहती है, अगर चाहिए तो तुरंत ही जाकर एक और बीस्ट मेरे लिए लेकर आओ। ये सुनते साथ ही डिवाइन लॉर्ड दोबारा से बीस्ट हंटिंग पे निकल पड़े, मगर जितनी बार भी वो बीस्ट को हंट करके लाते वो अकेले ही उन बीस्ट को खा जाते, जिस वजह से ये लड़की एक भी बीस्ट के गोश्त
गोश्त को नहीं बेच पाती। हद तो तब हो गई जब डिवाइन लॉर्ड एक खरगोश को लेकर आ गए, क्योंकि उन्होंने आधे से ज्यादा बीस्टों को मार के खुद ही खा लिया था और बाकी के जो बचे कुचे बीस्ट थे वो डर के मारे ही इस माउंटेन रेंज को छोड़ के भाग चुके। अब आखिरी खरगोश जो डिवाइन लॉर्ड ने लाया था उसे भी डिवाइन लॉर्ड ने खुद ही खा लिया। इसी वजह से ये लड़की यहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गई। वो रोते हुए कहने लगी थी, तुम्हारी चक्कर में मुझे आज यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि आज के दिन मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, मगर दूर दूर तक प्रॉफिट का नामो निशान नहीं, उल्टा मेरा ही लॉस हो गया। तुम्हारी चक्कर में मेरा सारा तेल मसाला खत्म हो गया। इनफैक्ट मैंने जो कमाया था वो भी तुम्हें खाना खिलाने में खर्च हो गया। मेरे पास अब बस 3 कॉपर कॉइन्स बचे हैं। अब 3 कॉपर कॉइन्स को देखने के बाद डिवाइन लॉर्ड रोबोटिक बॉल से सवाल करते हुए पूछने लगे थे, क्या 3 कॉइन्स में हमारा काम चल जाएगा? जिसपे रोबोटिक बॉल कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमें पूरे 5 कॉइन्स ही चाहिए होंगे। जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे, अगर ऐसा है तो फिर चलो अब हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। डिवाइन लॉर्ड की बात सुनते साथ ही ये लड़की डिवाइन लॉर्ड को पकड़ते हुए कहने लगी थी, नहीं तुम इस जगह से कहीं भी नहीं जाओगे। जब तक तुम मेरा कर्जा नहीं चुका देते तब तक तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की इजाजत नहीं। जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये लड़की कहने लगी थी, इतने बड़े हो गई तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, सच में तुम एक नंबर के बुद्धू हो। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल मैं तुम्हें 5 कॉपर कॉइन्स लाके दूंगी, जिसके बाद तुम्हें मेरे लिए बीस्टों का शिकार करना होगा। लेकिन याद रहे, अगर तुमने उन बीस्टों को खा लिया तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस लड़की की बात सुनकर रोबोटिक बॉल डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा कि आपको इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा कॉपर कॉइन्स की जरूरत पड़ जाए। जो सुनते साथ ही डिवाइन लॉर्ड इस डील को एक्सेप्ट कर चुके। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर इस लड़की के घर के ऊपर आता है, जहाँ पे डिवाइन लॉर्ड रहने वाले थे। इसी वजह से ये लड़की यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड के लिए बेड सेटअप कर रही थी। साथ ही में वो डिवाइन लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि अब तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड कहने लगे, मेरा कोई भी नाम नहीं, लोग मुझे डिवाइन लॉर्ड बुलाते हैं। जो सुन के ये लड़की कहने लगी थी, आखिर ये कैसा अजीब सा नाम है? तो डिवाइन लॉर्ड इस लड़की से सवाल करते हुए पूछने लगा था, तो फिर चलो तुम ही बताओ कि नाम कैसा होता है? जिसपे ये लड़की अपना नाम बताते हुए कहने लगी थी, मेरा नाम चैन शियाओनिंग है और मेरे कुत्ते का नाम माओ है। जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे, अच्छा तो ऐसे होते हैं मॉडल्स के नाम। तो चैन शियाओनिंग डिवाइन लॉर्ड से कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए अपने डैड से एक अच्छा नाम पूछ कर आऊंगी। फिलहाल के लिए तो तुम यहाँ पे सो जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना है। जो कहने के बाद चैन शियाओनिंग यहाँ से चली गई। चैन शियाओनिंग के यहाँ से जाते ही अब हमें अगले सुबह का दिन दिखाया गया, जहाँ पे डिवाइन लॉर्ड अभी अभी सो के उठ रहे थे। सो के उठने की वजह से डिवाइन लॉर्ड का सर यहाँ पे भारी हो गया था। साथ ही साथ उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा रिफ्रेश भी फील हो रहा था, बट ये फीलिंग उनके लिए नई थी, क्योंकि इमॉर्टल वर्ल्ड में उन्हें कभी भी सोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस वजह से उन्हें सोने की फीलिंग नहीं पता थी। वो तो स्लीपिंग को यहाँ पे बेहोशी समझ बैठ रहे थे, मगर रोबोटिक बॉल उन्हें समझाते हुए कहने लगा था, आप बेहोश नहीं बल्कि आप सोकर उठ रहे हो। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे, आज से पहले मुझे ऐसी कभी भी फीलिंग नहीं आई, इवन की मॉर्टल वर्ल्ड में आए हुए मुझे काफी दिन बीत गए। तो रोबोटिक बॉल डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा था, आपने कल के दिन काफी ज्यादा खाना खाया, इस वजह से जाहिर है कि आपको यहाँ पे नींद भी आएगी। रोबोटिक बॉल की बात सुनकर डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे, खैर छोड़ो इन सब चीजों को, आज के दिन वो छोटी बच्ची मेरे लिए 5 कॉपर कॉइन्स लेकर आने वाली है, साथ ही में वो मेरा एक अच्छा सा नाम भी रखेगी। जो सब कहते हुए डिवाइन लॉर्ड बाहर की तरफ आ गए, जहाँ पे चैन शियाओनिंग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बेरहमी से खत्म कर दिया हो, मगर डिवाइन लॉर्ड को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए चैन शियाओनिंग को रिजरेक्ट करने की कोशिश करने लगे, मगर डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे अपनी डिवाइन पावर्स का यूज नहीं कर पा रहे थे। तो वो रोबोटिक बॉल से कहने लगे थे, मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा, अगर तुम अपनी डिवाइन पावर्स का यूज कर पा रहे हो तो फिर इसे रिजरेक्ट करो। तो रोबोटिक बॉल कहने लगा था, मैं भी यहाँ पे अपनी डिवाइन पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मॉर्टल वर्ल्ड में डिवाइन एनर्जी मौजूद नहीं। जो सुनने के बाद डिवाइन लॉर्ड पहली मर्तबा अपने आप को यहाँ पे बेबस फील करने लगे, मगर रोबोटिक बॉल उन्हें समझाते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए उनके लिए जरूरी है कि वो टास्क को कम्प्लीट करे। जो सुनने के बाद ना चाहते हुए भी डिवाइन लॉर्ड को चैन शियाओनिंग के हाथों से कॉपर कॉइन लेना पड़ गया। कॉपर कॉइन्स को लेते साथ ही डिवाइन लॉर्ड का टास्क भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ वो कहने लगे, आज के दिन चैन शियाओनिंग मेरा नाम रखने वाली थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके साथ ऐसा हो गया, इस वजह से वो मेरा नाम नहीं रख पाई। बट अब मुझे समझ आ चुका है कि मेरा नाम क्या होगा, मेरा नाम हेवनली सेफ्टी यानी कि टियानन होगा। डिवाइन लॉर्ड के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी हंटिंग ग्रुप पे आया, जो कि कुछ देर पहले डिवाइन लॉर्ड से बीस्ट मांग रहे थे। और ये लोग यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को तलाश करने के लिए पूरे के पूरे इस गाँव को ही खत्म कर देते हैं, मगर फिर भी इन लोगों को डिवाइन लॉर्ड का कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसी वजह से हंटिंग ग्रुप का लीडर अपने बंदे से कहता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, जाकर उस बंदे को तलाश करो, हर हाल में वो बंदा मेरे सामने होना चाहिए, अगर तुम उसे तलाश ना कर पाओ तो फिर वापस मत आना। जो सुन के ये बंदा तुरंत ही यहाँ से डिवाइन लॉर्ड को तलाश करने चला गया। अभी ये बंदा डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे तलाश करने गया ही था कि उतने में इस जगह पर डिवाइन लॉर्ड की एंट्री हो गई। जो हंटिंग ग्रुप के लीडर से सवाल करते हुए पूछने लगे थे कि आखिर तुम किसे ढूंढ रहे हो। अब जैसे ही हंटिंग ग्रुप का लीडर डिवाइन लॉर्ड को देखता है, वैसे ही वो एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ बाहर
जा गिरा, साथ ही साथ उसकी यहाँ पे मौत भी हो गई। अब अपने लीडर को यहाँ पे मरता हुआ देख ये बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो तुरंत ही अपने वेपन को समन करते हुए सीधा डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने जाने लगा, बट डिवाइन लॉर्ड बस अपनी एक ही उंगली का यूज करते हुए इस बंदे को यहाँ पे ढेर कर देते हैं। जो देखने के बाद तो बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि डिवाइन लॉर्ड इस बंदे को मारने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे थे। उतने में ही डिवाइन लॉर्ड अपनी फिंगर का यूज करते हुए यहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म कर चुके, बट एक बंदा यहाँ पे जिंदा बच चुका था। इस वजह से वो डिवाइन लॉर्ड के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा था कि मुझे छोड़ दो, मैं तो बस अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा था, इन सब चीजों में मेरी कोई भी गलती नहीं। हमें तो ट्रेजर पवेलियन के मास्टर झांग से ऑर्डर मिला था कि किसी भी हाल में हमें डीमन पिल को इकट्ठा करना है, हम तो बस यहाँ पे अपना काम कर रहे थे। डीमन पिल का सुनने के बाद डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगे थे कि आखिर ये डीमन पिल क्या चीज है, जिसपे ये बंदा जवाब देता है कि तुम जिन मॉन्स्टर्स को कल खत्म कर रहे थे उन्हीं मॉन्स्टर्स के अंदर से बहुत ही रेयर डीमन पिल्स निकलते हैं, और इन डीमन पिल्स की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है। अगर कल के दिन तुम वो मॉन्स्टर हमारे हवाले कर देते तो फिर आज के दिन ये सब कुछ ना होता। जो सुनने के बाद डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे सारी चीजें समझ आने लगी। वो समझ चुके थे कि इन सब चीजों में कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। इसी वजह से वो कहने लगे भले ही मैं आज के दिन यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसे चेंज नहीं कर सकता, बट मैं इन सभी का बदला जरूर ले सकता हूँ। उतने में ही हम इस बंदे को देखते हैं जो डिवाइन लॉर्ड के कंधे को थपथपाते हुए यहाँ से जाने लगा। साथ ही साथ वो कहने लगा कि अब तुम्हें समझ आया इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है। अब इससे पहले कि ये बंदा यहाँ से जा पाता उतने में ये बंदा यहाँ पे मारा गया, क्योंकि इस बंदे ने डिवाइन लॉर्ड के कंधे पे अपना हाथ रखा था। तो इसी वजह से अब रोबोटिक बॉल इस बंदे के डेड बॉडी से कहने लगा कि आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि डिवाइन लॉर्ड के कंधे पे हाथ रखने के बाद तुम सही सलामत यहाँ से जा सकते हो। इस बंदे को मारने के बाद डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे काफी ज्यादा अफसोस होने लगा, क्योंकि उन्होंने तो मास्टर झांग का पता इस बंदे से पूछा ही नहीं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर चेन शियानिंग के हाउस के ऊपर आया, जहाँ पर डिवाइन लॉर्ड ने चेन शियानिंग को दफन कर दिया था, और उन्होंने चेन शियानिंग के ग्रेव को हुबहू उसके घर के तरह ही बनाया था। अब डिवाइन लॉर्ड चेन शियानिंग को आखिरी मर्तबा अलविदा करते हुए कहने लगे थे कि मैं तुमसे बाद में मिलने जरूर आऊंगा, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें रिवाइव नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैं हेवन में असेंड हो जाऊंगा वैसे ही मैं तुम्हें जरूर रिवाइव करूंगा, तब तक तुम यहाँ पर आराम करो। जो कहने के बाद डिवाइन लॉर्ड यहाँ से जाने लगे। वहीं पीछे की तरफ हम रोबोटिक बॉल को देखते हैं जो डिवाइन लॉर्ड के साथ नहीं जा रहा था, वो तो यहीं पर रुका हुआ था। दरअसल डिवाइन लॉर्ड ने अभी जो एक्सपीरियंस किया था वो सभी बस एक इल्यूजन था, वो भी रोबोटिक बॉल का बनाया हुआ। मुझे लगता है कि मॉर्टल वर्ल्ड में डिवाइन लॉर्ड की जर्नी वापस से शुरू करने के लिए ये सब पहले से ही डिवाइन लॉर्ड के मास्टर द्वारा प्लान किया गया होगा। ये सब तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। तो अब हम इधर पे रोबोटिक बॉल को देखते हैं जो अपने फैलाए हुए इल्यूजन को यहाँ पे खत्म कर देता है। रोबोटिक बॉल के ऐसा करते ही वो भी यहाँ पे बंद पड़ चुका, जो देखने के बाद डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो इसी वजह से अब वो रोबोटिक बॉल को अपने पास रखते हुए इन सब चीजों को इग्नोर मार के यहाँ से जाने लगे। और अब हमें इधर पे इमॉर्टल पैलेस का सीन दिखाया गया जहाँ पे डिवाइन बर्ड ने याओ को आजाद कर दिया था। अब याओ यहाँ पे आजाद होते साथ ही डिवाइन बर्ड पर गुस्सा करने लगी। वो कहने लगी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, अगर तुमने उस वक्त मुझे रोका नहीं होता तो फिर आज के दिन मैं अपने डिवाइन लॉर्ड के साथ होती। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो, भले ही तुम डिवाइन लॉर्ड की मैसेंजर हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आए वो करोगी। अब याओ के गुस्से को देख इमॉर्टल मास्टर उसे समझाते हुए कहने लगे थे कि आपको डिवाइन बर्ड के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइन लॉर्ड की राइट हैंड है। जो सुनकर डिवाइन बर्ड याओ से कहने लगी ठीक है तो फिर अब तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड जाकर डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे वापस लेकर आना होगा, वैसे भी तुम उनकी होने वाली वाइफ हो तो तुम्हें इतना तो करना ही होगा। जो सुनकर याओ कहने लगी थी कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम्हें पता भी है मॉर्टल वर्ल्ड में डिवाइन एनर्जी मौजूद नहीं, अगर इमॉर्टल्स वहाँ पे गए तो फिर वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाएंगे, लगता है तुम मुझे मारना चाहती हो। जो सुनने के बाद डिवाइन लॉर्ड कहने लगी थी अगर ऐसा है तो फिर हमें तुम्हें मजबूरन खामोश करना होगा, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं तो फिर पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड में तहलका मच जाएगा। जो कहने के बाद डिवाइन बर्ड याओ को मारने जाने लगी, तो इसी वजह से अब याओ को मॉर्टल वर्ल्ड जाने के लिए राजी होना पड़ा। तो डिवाइन बर्ड याओ से कहने लगी मैं जानती हूँ कि तुम अपने क्लैन के लिए ही डिवाइन लॉर्ड से शादी करना चाहती हो, तो इस वजह से जैसे ही तुम डिवाइन लॉर्ड को वापस यहाँ पे लेके आ जाओगी वैसे ही उनकी और मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। और हाँ याओ क्लैन की तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि जब तक तुम वापस नहीं आ जाती तब तक खुद याओ क्लैन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। जो सुनने के बाद तो याओ यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से मॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर आया, जहाँ पे हम एक फैंटम थीफ को देखते हैं जो कि ट्रेजर पवेलियन में डिमोनिक पिल्स की चोरी के लिए आई थी, और इस बंदी का नाम शाओनिंग था। अब ये बंदी ट्रेजर पवेलियन के गार्ड्स को चकमा देते हुए ट्रेजर पवेलियन में इंटर हो गई, मगर जैसे ही वो ट्रेजर पवेलियन में कदम रखती है वैसे ही वो एक केज के अंदर बंद हो गई, और ये केज इलेक्ट्रिक प्रूफ था। दरअसल ट्रेजर पवेलियन के मास्टर झांग ने शाओनिंग को फंसाने का पहले से ही प्लान करके रखा था, जो पता चलने के बाद शाओनिंग अपने चप्पल से मास्टर झांग के ऊपर हमला कर देती है। इस वजह से अब मास्टर झांग को शाओनिंग के ऊपर गुस्सा आ गया और मास्टर झांग सीधा शाओनिंग के ऊपर हमला करने जाने लगा, बट उतने में ही एक छोटा सा पत्थर मास्टर झांग के सर पे जा लगा, जिस वजह से मास्टर झांग यहीं पे मारा गया। मास्टर झांग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मास्टर झांग को किसी ने स्नाइपर से हेडशॉट मारा हो।
बट ये कमाल तो हमारे डिवाइन लॉर्ड ने किया था। अब डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे आते हुए कहने लगे थे, मुझे लगा नहीं था कि बस एक ही पत्थर से ये बंदा यहाँ पे मारा जाएगा। खैर छोड़ो इसे, मैं तो यहाँ पे डिमोनिक पिल को ढूंढने के लिए आया हूँ। डिमोनिक पिल को ढूंढने के लिए डिवाइन लॉर्ड यहाँ मौजूद ट्रेजर्स को गार्बेज की तरह ट्रीट कर रहे थे। इधर जैसे ही शाओनिंग को पता चला कि डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे डीमन पिल के लिए आए हुए हैं, तो वो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगी थी, मेरे प्रोटेक्टर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोई भी डीमन पिल नहीं। जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड शाओनिंग से कहने लगे थे, अगर ऐसा है तो फिर तुम यहाँ पे क्या करने आई थी? क्या तुम यहाँ पे इन फालतू के गार्बेजेस के लिए आई थी? जो सुनने के बाद शाओनिंग को समझ आ चुका था कि वो डीमन लॉर्ड को इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकती। इसी वजह से वो यहाँ पे बहाने बनाते हुए कहने लगी थी, मेरे प्रोटेक्टर आप यहाँ पे जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर झांग एक नंबर का इविल पर्सन है, उसने मुझे यहाँ पे अपने जाल में फंसा के कैद कर लिया। उसका भी यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर एक बंदे की इंटरव्यू हुई जो कहने लगा था कि मास्टर झांग आज के दिन आप मुझे 500 डीमन पिल्स देने वाले थे, तो उन डीमन पिल्स का क्या हुआ? जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड एक स्पिरिचुअल फ्रूट खाते हुए कहने लगे थे, तुम्हारा मास्टर झांग तो मारा जा चुका। जिसपे ये बंदा कहने लगा था, अगर मास्टर झांग मर गया है तो फिर उसके बदले तुम लोग मुझे डीमन पिल्स दोगे। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे, मेरा यकीन करो यहाँ पे कोई भी डीमन पिल नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम इस लड़की से भी पूछ सकते हो, क्योंकि इसी लड़की ने मुझे बताया कि इस जगह पर कोई भी डीमन पिल मौजूद नहीं। जो सुनने के बाद तो शाओनिंग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, साथ ही साथ वो यहाँ पे परेशान भी होने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इस बंदे को डीमन पिल नहीं मिला तो फिर वो शाओनिंग के पीछे पड़ जाएगा। अब डिवाइन लॉर्ड की बात सुनने के बाद ये बंदा कहने लगा था, देखो तुम दोनों मेरे साथ गेम मत खेलो, चुपचाप से मुझे मेरे डीमन पिल्स दे दो, क्योंकि अगर तुम लोग डीमन पिल मेरे हवाले नहीं करोगे तो फिर तुम लोगों को मजबूरन मुझे मारना पड़ेगा। वैसे भी तुम मॉडल्स मेरे बराबर के नहीं। इस बंदे की धमकी सुन के शाओनिंग की यहाँ पे हालत खराब हो गई। इसी वजह से अब वो यहाँ पे मरने का नाटक करने लगती है। उतने में ही हम इस बंदे को देखते हैं जो सीधा जाकर डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा, मगर डिवाइन लॉर्ड इस बंदे के अटैक को डॉज करते हुए इसके ऊपर ही काउंटर अटैक कर चुके। डिवाइन लॉर्ड का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरा ट्रेजर पवेलियन ही तबाह बर्बाद हो गया। साथ ही साथ शाओनिंग ट्रेजर पवेलियन के बेसमेंट में जा गिरी, मगर अभी भी ये केज उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो बेसमेंट में भी शाओनिंग के साथ ही रहता है। उतने में ही काफी सारे डीमन पिल्स का ढेर शाओनिंग के ऊपर आ गिरा। अब इतने सारे डीमन पिल्स को यहाँ पे देखने के बाद शाओनिंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उतने में ही डिवाइन लॉर्ड इस बंदे की डेड बॉडी के साथ बेसमेंट में आ पहुंचे। डिवाइन लॉर्ड को देखते साथ ही शाओनिंग उनसे हेल्प मांगने लगी इस केज से बाहर निकलने में, लेकिन डिवाइन लॉर्ड उसे इग्नोर मारते हुए यहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि अब उनका अगला टारगेट काउसन सेक्ट था। डिवाइन लॉर्ड को उसे इग्नोर मार के यहाँ से जाता हुआ देख शाओनिंग कहने लगी थी, लगता है अब मुझे खुद पर ही रिलाई करना होगा। वैसे भी इस दुनिया में हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर हम किसी के भरोसे यहाँ पे बैठे रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे भी कोई भी केज मुझे ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकता। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर काउसन सेक्ट के ऊपर आता है, जहाँ पे काउसन सेक्ट का लीडर सेकुलेजन में बैठा हुआ था और काउसन सेक्ट के 2 एल्डर्स उसे गार्ड कर रहे थे। वहीं पे काउसन सेक्ट के जूनियर डिसाइपल सेक्ट की सफाई कर रहे थे। उतने में ही कोई काउसन सेक्ट के दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगा, जो देख के एक डिसाइपल अपने साथी को लात मारते हुए कहने लगा था कि आखिर तुम यहाँ पे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ जल्दी से जाकर देखो कि कौन है जो दरवाजे को इतनी जोर से ठोक रहा है। अगर सेक्ट लीडर सेकुलूजन से उठ गए तो फिर हम लोगों की खैर नहीं। जो सुनते साथी ये बंदा तुरंत ही दरवाजे के बाहर कौन है चेक करने जाने लगा, मगर उतने में ही एक जोरदार ब्लास्ट के साथ काउसन सेक्ट का दरवाजा टूट जाता है। साथ ही साथ जो डिसाइपल चेक करने जा रहा था वो भी दूर आके गिर गया। और अब हमें पता चलता है कि इस एक्सप्लोजन के पीछे डिवाइन लॉर्ड का हाथ था। डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे देखते साथ ही ये डिसाइपल्स तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने जाने लगे, लेकिन डिवाइन लॉर्ड एक ही बार में इन सभी को ढेर कर देते हैं। और अब वो काउसन सेक्ट को देखते हुए कहने लगे थे, ये सेक्ट तो काफी ज्यादा गरीब है, मुझे लगा नहीं था कि ट्रेजर पवेलियन के पीछे इन जैसे गरीब लोगों का हाथ होगा। उतने में ही हम इन दोनों एल्डर्स को देखते हैं जो डिवाइन लॉर्ड को देखते साथ ही अपने वेपन को निकाल के डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने जाने लगे। बट उतने में ही एक जोरदार एनर्जी रिलीज के साथ काउसन सेक्ट का सेक्ट लीडर सेकुलेजन से उठ गया। और अब वो मेन हॉल से बाहर आते हुए कहने लगा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई काउसन सेक्ट में ट्रबल क्रिएट करने की। जो सुनते साथ ही डिवाइन लॉर्ड काउसन सेक्ट के सेक्ट लीडर के ऊपर एक जोरदार अटैक कर चुके, जिस वजह से काउसन सेक्ट के सेक्ट लीडर के नाक से खून बहने लगता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे काफी ज्यादा पीछे भी पुश हो गया। अब वो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा कि ये तो चीटिंग है, तुम मुझ पर यूं अचानक से हमला नहीं कर सकते। उसका भी ये कहना ही था कि तभी डिवाइन लॉर्ड दोबारा से उसके ऊपर हमला कर देते हैं और इस मर्तबा वो जरा भी नहीं रुकते। वो बहुत ही बुरी तरह से काउसन सेक्ट के सेक्ट लीडर को बचाते हुए कहने लगे थे कि तुम्हारी वजह से चेन शियानिंग मारी गई। अब चेन शियानिंग का नाम सुनकर काउसन सेक्ट का सेक्ट लीडर कहने लगा था, मैं तो चेन शियानिंग को जानता भी नहीं, तो भला मैं उसे क्यों मारूंगा। काउसन सेक्ट के लीडर को मारते मारते डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे भूख लगने लगी, जो देखने के बाद काउसन सेक्ट के लीडर को लगने लगता है कि अब डिवाइन लॉर्ड इससे ज्यादा फाइट नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से अब वो डीमन पिल को निकालने के बाद उसे एब्जॉर्ब कर चुका, जिस वजह से काउसन सेक्ट का लीडर यहाँ पे एक डीमन में बदल जाता है। अब अपने सेक्ट लीडर को डीमन में बदलता हुआ देख ये दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहने लगे, यकीन नहीं होता हम जिस बंदे को इतने सालों से सपोर्ट कर रहे थे वो एक इविल पर्सन है। इन दोनों एल्डर्स का भी ये कहना ही था कि तभी डिवाइन लॉर्ड की नजर इन दोनों एल्डर्स के वेपन पे गई और इन दोनों एल्डर्स का वेपन डिवाइन लॉर्ड को बारबीक्यूब लग रहा था। इसी वजह से वो इन दोनों एल्डर्स के वेपन को खाने लगे। साथ ही साथ वो कहने लगे कि इस बारबीक्यूब का टेस्ट बिल्कुल चिकन की तरह है और तो और ये काफी ज्यादा क्रंची भी है। अब डिवाइन लॉर्ड को वेपन्स को खाता हुआ देख इन दोनों एल्डर्स के तो होश ही उड़ गए। वो कहने लगे, ये क्या हो रहा है, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। उनका भी ये कहना ही था कि तभी
तभी हम काउसन सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो अचानक में आके डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, बट डिवाइन लॉर्ड उसके अटैक को डॉज करते हुए इन शॉट्स को खाने में मगन थे। बट अब जैसे ही वो इन शॉट्स को खा के खत्म कर चुके, वैसे ही उन्होंने एक जोरदार अटैक करते हुए काउसन सेक्ट के लीडर को खत्म कर दिया। डिवाइन लॉर्ड का ये मामूली सा अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसने पूरे काउसन सेक्ट को ही तबाह बर्बाद कर दिया। साथ ही साथ डिवाइन लॉर्ड का अटैक जाके इस माउंटेन से भी हिट हो गया। काउसन सेक्ट के लीडर के मरते ही उसके अंदर से एक डीमन पिल निकल आया, जिस पिल को लेके डिवाइन लॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देते हैं और चेन शियानिंग को याद करते हुए कहने लगे थे, चेन शियानिंग मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, मुझे यकीन है कि अब तुम्हें सुकून की नींद आएगी। उतने में ही काउसन सेक्ट के सभी लोग डिवाइन लॉर्ड के सामने झुक गए। साथ ही साथ ये एल्डर्स कहने लगे थे कि अब हमारे सेट का कोई भी लीडर नहीं, इस वजह से अब आपको ही हमारे सेट का लीडर बनना होगा। जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड कहते हैं, इन सब चीजों को छोड़ो, पहले तुम मुझे खाने के लिए दो, क्योंकि खाना खाने के बाद ही मैं कुछ फैसला कर पाऊंगा। डिवाइन लॉर्ड की बात सुनने के बाद इन दोनों एल्डर्स ने डिवाइन लॉर्ड के खाने का इंतजाम कर दिया, बट डिवाइन लॉर्ड की खुराक को देखकर ये दोनों एल्डर्स यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि डिवाइन लॉर्ड बस खाते ही जा रहे थे। वहीं पे एक एल्डर कहने लगे कि अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा फिर तो हमारे खाने का पूरा रिजर्व ही खत्म हो जाएगा। जिसपे दूसरे एल्डर कहने लगे थे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, वैसे भी ये डिवाइन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर ये हमारे सेट को लीड करेगा तो फिर हमारा सेट इस कॉन्टिनेंट का टॉप फैक्शन बन जाएगा। अभी ये लोग यहाँ पे इसी तरह की बातें कर रहे थे कि उतने में हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जिनका पेट भर चुका, इस वजह से वो यहाँ से जाने लगे। मगर ये एल्डर सवाल करते हुए पूछने लगे थे कि लीडर आखिर अब आप कहाँ जा रहे हो। लीडर वर्ड सुन के डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे, क्या कहा तुमने मुझे अभी लीडर? देखो मैं तुम्हारे सेट को लीड करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं, इसलिए तुम्हें किसी और को अपना लीडर बनाना चाहिए। जिसपे ये एल्डर्स कहने लगे थे, आप ही सजेस्ट कीजिए कि हमें किसे लीडर बनाना चाहिए। इन दोनों एल्डर्स की बात सुनकर डिवाइन लॉर्ड ने काउसन सेक्ट के कुक को सेक्ट का लीडर बना दिया। जो सुन के तो इन दोनों एल्डर्स के साथ साथ ये कुक भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया। उतने में ही हमारा सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ इस माउंटेन के ऊपर आया, जो माउंटेन अब यहाँ पे ब्रेक हो चुका, क्योंकि काउसन सेक्ट के लीडर को मारने के लिए डिवाइन लॉर्ड ने जो अटैक यूज किया था वो अटैक इस माउंटेन के ऊपर भी हिट हुआ था। इसी वजह से अब ये माउंटेन यहाँ पे ब्रेक हो चुका। मगर इस माउंटेन के ब्रेक होते साथ ही इसके अंदर से एक डीमन निकल आता है, जो डीमन तुरंत ही ट्रेजर पवेलियन के डायरेक्शन की ओर रवाना हो गया। वहीं ट्रेजर पवेलियन में शाओनिंग अभी तक भी कैद थी। वो यहाँ पे इस केज से निकलने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो इस केज से चाहकर भी नहीं निकल पा रही है। उसने इस केज को काटने की भी कोशिश की, मगर वो जिस नाइफ से इस केज को काट रही थी वो नाइफ टूट गया। इस वजह से वो इरिटेट होते हुए कहने लगी थी, क्या मैं यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी? अरे यार कोई तो मुझे बचाओ, जो भी मुझे बचाएगा मैं उसे ये डीमन पिल्स दूंगी। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम इस डीमन को देखते हैं जो आकर इस केज के ऊपर लैंड कर चुका, जिस वजह से ये केज भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ शाओनिंग भी इस केज से आजाद हो गई। अब शाओनिंग इस डीमन का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी थी, बड़े भाई मुझे इस केज से आजाद कराने के लिए शुक्रिया। दरअसल उसे पता नहीं था कि ये एक डीमन है, क्योंकि केज से आजाद होते साथ ही वो डीमन पिल्स को इकट्ठा करने लगी। साथ ही साथ वो कह रही थी कि मैं तो मजाक कर रही थी कि मैं डीमन पिल्स दूंगी, इसलिए मुझे माफ कर दो और तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब कहते हुए वो अभी यहाँ पे डीमन पिल्स को इकट्ठा कर ही रही थी कि उतने में ये डीमन उसके पीछे आ गया, जिसको देखने के बाद शाओनिंग काफी ज्यादा डर गई और डर के मारे वो जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। वहीं पे ये डीमन काफी तेजी से यहाँ मौजूद डीमन पिल्स को डिवोर कर रहा था, जो देखने के बाद तो शाओनिंग को इन डीमन पिल्स की फिक्र होने लगी। वो कहने लगती है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो यहाँ मौजूद सारे डीमन पिल्स खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जो कहने के बाद शाओनिंग एक पोटली निकालकर बहुत ही तेजी में उसमें इन डीमन पिल्स को भरने लगी। वहीं पे ये डीमन यहाँ मौजूद सारे डीमन पिल्स को खा लेता है, जिसके बाद उसकी नजर शाओनिंग के पोटली पर गई। इसी वजह से वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखने के बाद तो शाओनिंग यहाँ पे घबरा गई, बट ये डीमन शाओनिंग को कुछ भी नहीं करता, वो बस अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तो शाओनिंग इस डीमन के हाथ पे मारते हुए कहने लगी थी, जाओ यहाँ से, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, वैसे भी तुमने काफी ज्यादा खा लिया। जो देख के ये डीमन शाओनिंग के ऊपर अग्रेसिवली हमला करते हुए उसे ट्रेजर पवेलियन से बाहर फेंक देता है। मगर ये डीमन यहीं पर नहीं रुकता, वो अभी भी शाओनिंग का पीछा कर रहा था। जिसके बाद हमें अगले दिन डिवाइन लॉर्ड को दिखाया गया, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोबोटिक बॉल को देखते हुए कह रहे थे, पता नहीं क्यों लेकिन जब भी मैं फाइट करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगती है। ऊपर से यहाँ पे डिवाइन एनर्जी भी मौजूद नहीं, जिसका यूज करते हुए मैं यहाँ पे कल्टीवेशन करूँ। अब तो मैं एक मॉर्टल बन चुका हूँ, तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं हेवन में असेंड कैसे करूंगा। लगता है मेरे मास्टर चाहते ही नहीं थे कि मैं हेवन में असेंड करूँ, क्योंकि अगर वो चाहते कि मैं हेवन में असेंड करूँ तो अब तक मैं हेवन में होता। बट लगता है उन्होंने कुछ अलग ही प्लान करके रखा है, शायद से वो मुझे दोबारा से कल्टीवेट करवाना चाहते हैं, वो भी जीरो से। लेकिन अब मैं इन सब चीजों से तंग आ चुका हूँ। अब मैं खुद का ही यहाँ पे एक सुमिरू पैलेस बनाऊंगा, जो कि फ्यूचर में पूरे हेवंस को डोमिनेट करेगा। जो कहने के बाद डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे घर बनाने की तैयारी करने लगे, मगर वो यहाँ पे जितनी बार भी घर बनाने की कोशिश करते उतनी बार शाओनिंग के पीछे पड़ा हुआ डीमन डिवाइन लॉर्ड के मेहनत पे पानी फेर देता। अब हम शाओनिंग को देखते हैं, जो डिवाइन लॉर्ड से हेल्प मांगने लगी। वो कहने लगी थी कि प्रोटेक्टर मुझे बचा लो, क्योंकि अगर तुम नहीं बचाओगे तो फिर ये डीमन मुझे खत्म कर देगा। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे कि अभी मैं बिजी हूँ, इसलिए बाद में आना। जो कह के वो शाओनिंग को साइड कर देते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पे दोबारा से सुमिरू पैलेस बनाने में जुट गए। और अब कुछ देर की मेहनत के बाद डिवाइन लॉर्ड सुमिरू पैलेस के मेन हॉल का स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल चेन शियानिंग के घर की तरह था। उतने में ही हमारा सीन शिफ्ट के शाओनिंग के ऊपर आता है, जिसके पीछे अभी भी ये डीमन पड़ा हुआ है। तो इस वजह से अब वो इस डीमन से पीछा छुड़ाने के लिए सारे डीमन पिल्स को डिवाइन लॉर्ड के ऊपर थ्रो कर देती है। तो ये डीमन तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के ऊपर झपट्टा मारने लगा, बट
बट उससे पहले ही डिवाइन लॉर्ड इसे खत्म कर देते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा भी थे, क्योंकि कब से इस डीमन ने उन्हें परेशान करके रख दिया है। अगर इस मर्तबा वो डीमन को नहीं मारते तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। वहीं पे डीमन के मरते ही शाओनिंग डिवाइन लॉर्ड का शुक्रिया अदा करने लगी, बट डिवाइन लॉर्ड उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो इस डीमन के बारे में सोच रहे थे। वो कहने लगे मैंने तो डीमन पिल्स के जड़ को खत्म कर दिया था, बट अब ऐसा लगता है कि इसके पीछे किसी और का भी हाथ है। शायद से अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करके असली मास्टरमाइंड को ढूंढना होगा। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से काउसन सेट के ऊपर आया, जहाँ पे ये दोनों एल्डर्स किचन में काम कर रहे थे। वहीं पे इनका न्यू सेट लीडर कहने लगा था अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो फिर हमारा काउसन सेट बहुत ही जल्द पूरे कॉन्टिनेंट में मशहूर हो जाएगा, जिसके बाद हम काफी सारे डिसेपल्स को रिक्रूट करके अपनी अच्छी अच्छी डिश लोगों को खिलाएंगे और धीरे धीरे करके पूरे फूड मार्केट को कब्जा लेंगे, जिसके बाद बस मुनाफा ही मुनाफा होगा। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी इस जगह पर डिवाइन लॉर्ड डीमन की लाश को लेके आ गए। अब डिवाइन लॉर्ड को देखने के बाद ये दोनों एल्डर्स तुरंत ही जाके उन्हें ग्रीट करने लगते हैं, मगर डिवाइन लॉर्ड इनसे सवाल करते हुए पूछने लगे थे क्या डीमन पिल्स के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए लेकिन पता नहीं है। जो सुनते साथ ही एल्डर कहने लगा था हमें जो कुछ भी पता था हमने आपको पहले ही बता दिया है, वैसे भी डीमन पिल का जो जड़ था वो तो खत्म हो चुका। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे नहीं, डीमन पिल का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी भी लोग डीमन पिल्स की हंटिंग कर रहे हैं, इसलिए चलो बताओ कि इसका असली मास्टरमाइंड कौन है। जिसपे ये एल्डर थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाते हुए डिवाइन लॉर्ड को बताने लगा था कि फॉर्मर सेक्ट लीडर के कनेक्शंस वूजी पैलेस से काफी ज्यादा अच्छे थे, मुझे लगता है कि ये सब चीजें वूजी पैलेस ही करवा रहा है। जो सुन के डिवाइन लॉर्ड तुरंत ही यहाँ से जाने लगे, मगर वो दोबारा से वापिस आते हुए इन एल्डर से सवाल करते हुए पूछने लगे थे क्या तुम मुझे बता सकते हो वूजी पैलेस किधर पे है। उनके इसी सवाल के साथ हमारा सीन शिफ्ट के याओ के ऊपर आया, जो की मॉडल बन के एक मॉडल मार्केट में डिवाइन लॉर्ड को तलाश कर रही थी। वो लोगों से सवाल करते हुए पूछने लगी थी क्या तुमने मेरे हस्बैंड को देखा, मगर लोग थे कि उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि भला इन मॉडल्स को डिवाइन लॉर्ड के बारे में कैसे पता रहेगा। इसी बीच याओ ने एक बच्ची का कैंडी भी खा लिया, इस वजह से ये बच्ची यहाँ पे रोते हुए शोर मचाने लगी, बट याओ को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो आगे चली गई और अब वो सिटी के दरोगा के पास डिवाइन लॉर्ड का मिसिंग रिपोर्ट लिखाने लगती है, जहाँ पे ये बंदा याओ से सवाल करते हुए पूछ रहा था क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारा हस्बैंड कब और कैसे गायब हुआ। जिसपे याओ बताने लगी थी कि मेरे हस्बैंड एक मिस्टीरियस बॉक्स को सॉल्व कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने उसे सॉल्व किया वैसे ही उनके ऊपर बिजली आ गिरी और वो उसी वक्त से गायब है। याओ की बात सुनने के बाद तो ये बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो चुका, वो याओ को यहाँ पे पागल समझने लगता है। इस वजह से वो यहाँ से जाते हुए कहने लगा था मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की भी ऐसी पागलपन वाली बात कर सकती है, भले ही तुम खूबसूरत हो लेकिन खूबसूरत के साथ तुम बेवकूफ भी हो। इस बंदे को यहाँ से जाता हुआ देख याओ काफी ज्यादा निराश हो गई, वो कहने लगी पता नहीं मैं डिवाइन लॉर्ड को कहाँ ढूंढूं, यहाँ पे तो मैं अपनी पावर्स का भी यूज नहीं कर सकती। अभी वो यहाँ पे इसी तरह से परेशान हो ही रही थी कि तभी उसके पीछे एक लेडी आ गई, जो याओ से कह रही थी मैं जानती हूँ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कहाँ मिलेगा। जो सुन के याओ कहने लगी क्या तुम सच बोल रही हो। जिसपे ये लेडी कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। इस लेडी के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ कमेंट करके भी बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईटिंग टू बिकम इनविंसिबल के पार्ट 2 को। जैसा कि लास्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि याओ को एक लेडी मिली थी जो कि याओ से कह रही थी कि वो डिवाइन लॉर्ड को जानती है और अगर याओ चाहे तो उसकी मुलाकात वो डिवाइन लॉर्ड से करवा सकती है। जो सुनने के बाद तो याओ यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। साथ ही साथ हमारा लास्ट पार्ट भी यहीं पर एंड हो गया था। तो अब सेकंड पार्ट की ओपनिंग सीन में हम लेडी को देखते हैं जो याओ को एक बंदे से मिलवाने लेकर आ गई थी और ये बंदा और कोई नहीं वूजी पैलेस का यंग मास्टर था, वही वूजी पैलेस जिसका जिक्र काउशन सेक्ट के एल्डर्स ने डिवाइन लॉर्ड से किया था। तो अब लेडी याओ से कहने लगी यही वो डिवाइन लॉर्ड है जिसकी तलाश तुम कब से कर रही थी। तुमने कहा था कि तुम जिस डिवाइन लॉर्ड को तलाश कर रही हो वो काफी ज्यादा हैंडसम और पावरफुल है, तो ये डिवाइन लॉर्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल और हैंडसम है। जब ये लेडी यहाँ पे ये सब कह रही थी तब यंग मास्टर भी यहाँ पे काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था, जिसको देखने के बाद याओ काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे लगने लगता है कि अब वो फाइनली डिवाइन लॉर्ड से मिल पाएगी। साथ ही साथ याओ कहने लगी थी यकीन नहीं आ रहा कि मैं डिवाइन लॉर्ड को पहली मर्तबा देखने वाली हूँ। जो कह के वो यहाँ पे खुश हो ही रही थी कि उतने में ही हम इस बंदे को देखते हैं जो याओ को अपना चेहरा दिखाता है। अब याओ जैसे ही इस बंदे का चेहरा देखती है वैसे ही वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि ये बंदा दिखने में काफी ज्यादा बदसूरत था। तो इसी वजह से अब याओ समझ चुकी थी कि ये बंदा बिल्कुल भी डिवाइन लॉर्ड नहीं हो सकता। भले ही याओ अब तक डिवाइन लॉर्ड से नहीं मिली, मगर वो इतना तो जानती है कि 9 हेवेंस पे रूल करने वाले डिवाइन लॉर्ड की शक्ल इस कदर बदसूरत नहीं हो सकती। तो इसी वजह से अब वो उदास होकर यहाँ से जाते हुए कहने लगी थी मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम वो इंसान नहीं जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। अब याओ को यहाँ से जाता हुआ देखिए बंदा तुरंत ही याओ को अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहीं पे जकड़ लेता है, जिस वजह से याओ यहाँ से जा नहीं पाती। अब ये बंदा याओ के पास आकर याओ से कहने लगा कि आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा आ रही हो, अब तक तो हमने अपना काम भी मुकम्मल नहीं किया, भला तुम इस यंग मास्टर को इस कदर अकेला छोड़ के यहाँ से कैसे जा सकती हो। अगर मुझ जैसा हैंडसम और तुम जैसी ब्यूटी एक हो जाए तो कितना अच्छा होगा। जो कह के वो यहाँ पे याओ को निहार रहा था। उतने में ये लेडी इस जगह के दरवाजे को बंद करके यहाँ से जाते हुए कहने लगी थी कि तुम दोनों यहाँ पर मजे करो, तब तक मैं अपना अनकम्प्लीट काम करके आती हूँ। जो कहने के बाद ये लेडी यहाँ से जाती नहीं, उल्टा वो यहीं पे रुक के दरवाजे पे कान लगा के अंदर की आवाजें सुनने लगी। वहीं पे अंदर की तरफ हम इस बंदे को देखते हैं जो अपनी गंदी ख्वाहिश
ख्वाहिशों के साथ याओ की तरफ बढ़ने लगा, जो देखने के बाद याओ भी समझ चुकी थी कि इस बंदे के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसी वजह से याओ तुरंत ही इस बंदे को खुद से दूर करते हुए उसके ऊपर अपने पाम से हमला करने जाने लगी। बट याओ का पाम यहाँ पे रिलीज नहीं होता, क्योंकि याओ यहाँ पे डिवाइन एनर्जी को यूज नहीं कर सकती। दरअसल जो इमॉर्टल्स होते हैं वो मॉर्टल वर्ल्ड में आके डिवाइन एनर्जी को यूज नहीं कर पाते, इसी वजह से उनकी पावर्स भी यहाँ पे सप्रेस हो जाती है। उनकी इमॉर्टेलिटी मॉर्टल वर्ल्ड में किसी भी काम की नहीं रहती, जो देखने के बाद तो याओ भी यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गई। अब ये बंदा याओ के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा था कि आखिर तुम मुझे रेजिस्ट क्यों कर रही हो। खैर कोई नहीं, मुझे तुम जैसी लड़कियां बहुत पसंद है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां जो हार नहीं मानती, फाइट बैक करती है, उनके साथ मजे करने का एक अलग ही स्वाद होता है। जो सुनते साथ ही याओ इस बंदे को एक थप्पड़ जड़ चुकी, जिस वजह से इस बंदे के गाल पे याओ के थप्पड़ का निशान छप गया। लेकिन याओ के थप्पड़ से इस बंदे को यहाँ पे गुस्सा नहीं आता, उल्टा वो यहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगा। तभी हम याओ को देखते हैं जो इस बंदे से कहने लगी, अगर इस बारे में डिवाइन लॉर्ड को पता चला तो वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम कभी भी किसी लड़की को ताड़ने लायक नहीं बचोगे। जो सुन के ये बंदा कहने लगा था, तुम किस डिवाइन लॉर्ड की बात कर रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि इस जगह का डिवाइन लॉर्ड मैं हूँ, इस वजह से तुम्हें मेरे सामने सबमिट करना ही होगा। जो कहने के बाद ये बंदा अपने गंदे इरादों के साथ याओ की तरफ बढ़ते हुए याओ के कमर को पकड़ लेता है। साथ ही साथ अब वो यहाँ पे याओ को अपनी तरफ खींचने भी लगा। इस वजह से याओ यहाँ पे जोर से चिल्लाने लगी। याओ के चिल्लाते साथ ही इस जगह पर एक जोरदार डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से ये बंदा तुरंत ही यहाँ पे मारा गया, जिस चीज की खबर इस लेडी को भी हो गई। इस वजह से वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो याओ से कहने लगी, आखिर तुमने ये क्या किया, तुमने यंग मास्टर को मार क्यों दिया, तुम्हें पता भी है ये कौन था? ये बंदा वुजी पैलेस के मास्टर का बेटा था, अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। जो सुन के याओ इस लेडी की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी थी, इस जगह पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं, तो भला इस बारे में बाकियों को कैसे पता चलेगा। जो कहते कहते याओ इस लेडी की तरफ बढ़ने लगी थी। याओ को अपनी तरफ बढ़ती देख ये लेडी यहाँ पे काफी ज्यादा डर गई, साथ ही साथ वो यहाँ पे अपने घुटनों पर भी आ गई थी। सच कहूँ तो इस सीन में याओ काफी ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक लग रही थी, इस वजह से जाहिर है कि कोई भी उसे देखकर डर जाएगा। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर वुजी पैलेस पे आया, जहाँ पे ये लेडी वुजी पैलेस के मास्टर को बता रही थी कि यंग मास्टर को किसने मारा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि यंग मास्टर को मारने वाला एक आदमी था। अपने बेटे की मौत का सुन के वुजी पैलेस का मास्टर यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में था। वहीं पे ये लेडी मनी मन सोच रही थी कि अभी के लिए ना मैं उस लड़की को ऑफेंड कर सकती हूँ, ना मैं वुजी पैलेस को ऑफेंड कर सकती हूँ। अगर मैंने इन दोनों में से किसी को भी ऑफेंड किया तो फिर तो मेरा मरना तय है। इस वजह से भलाई इसी में है कि मैं यहाँ पे न्यूट्रल रहूँ, एक मर्तबा बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद तो मैं ये शहर ही छोड़ दूंगी। अभी ये लेडी यहाँ पे ये सोच ही रही थी कि तभी हम वुजी पैलेस के मास्टर को देखते हैं, जो कह रहा था कि अगर तुम्हें मेरे बेटे के कातिल के बारे में नहीं पता तो फिर अब तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं। जो सुनने के बाद लेडी को समझ आ चुका था कि पैलेस मास्टर उसे मारना चाहते हैं, इस वजह से वो कहने लगी, पैलेस मास्टर बस एक मर्तबा आप मेरी बात सुन लीजिए। इस लेडी का यहाँ पे ये कह के कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उतने में ही पैलेस मास्टर ने एक अटैक करते हुए इस लेडी को खत्म कर दिया। सच कहूँ तो ये लेडी अपने जान की जिम्मेदार खुद है, क्योंकि आज के दिन अगर ये लेडी याओ को वुजी पैलेस के मास्टर के बेटे के पास नहीं लेके जाती तो वुजी पैलेस के मास्टर का बेटा नहीं मरता, साथ ही साथ ये लेडी भी यहाँ पे जिंदा होती। अब इस लेडी के मरते साथ ही वुजी पैलेस का एक एल्डर वुजी पैलेस के मास्टर से कहने लगा था कि आपने इस लेडी को मारने में काफी ज्यादा घाई कर दी, क्योंकि ये लेडी यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहती थी। तो वुजी पैलेस का मास्टर कहने लगा था कि अब बात करने और सुनने का वक्त गया, अब ये वक्त अपने बेटे की मौत का बदला लेने का है, इसलिए अब तुम सभी मेरी बात गौर से सुनो। वुजी पैलेस के जितने भी सोल्जर्स हैं, अब उन्हें मेरे बेटे के कातिल को तलाश करके मेरे पास लाना है। जो सुन के वुजी पैलेस के जितने भी सोल्जर्स थे वो वुजी पैलेस को छोड़ के वुजी पैलेस के मास्टर के बेटे के कातिल को तलाश करने में निकल पड़े। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर शाओनिंग के ऊपर आया, जो कि डिवाइन लॉर्ड को देखते हुए कह रही थी कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, इसने उस डीमन को इतनी आसानी से मारा जैसे कि वो डीमन ना होकर कोई मक्खी या मच्छर हो। मुझे लगता है कि ये बंदा कोई बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट होगा, जिसकी कल्टीवेशन पिनेकल लेवल पे पहुंच चुकी है। अगर ये बंदा मुझे गाइड करेगा तो फिर तो मैं इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी कि मैं कहीं से भी कुछ भी कैसे भी चोरी कर सकती हूँ, मुझे चोरी करने से कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। दोस्तों आप लोग अब तक शाओनिंग के कैरेक्टर को समझ ही चुके होंगे कि शाओनिंग कीमती चीजों के चोरी के लिए कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ये बंदी यहाँ पे ताकतवर होने के बाद भी चोरी का ही सोच रही है, जबकि वो ताकतवर होकर इस पूरी दुनिया पे राज कर सकती है, लेकिन नहीं, अभी भी उसे यहाँ पे चोरी ही करनी है। वो कहते हैं ना, भिखारी को आप सोने का कटोरा ही क्यों ना दे दो तब भी वो भीख ही मांगेगा। तो बस यही हाल है शाओनिंग का। अब इधर शाओनिंग डिवाइन लॉर्ड के पास आकर कहने लगी थी, ग्रेट मास्टर, जब से मैंने आपको देखा है तब से ही मुझे अंदर से लग रहा है कि हमारा कोई कल्टीवेशन का रिलेशन है। आपको देखने के बाद मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे कल्टीवेशन की जर्नी को फॉलो करना है, इसी वजह से मास्टर प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। जो कह के वो यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड के सामने बो डाउन कर रही थी, बट डिवाइन लॉर्ड यहाँ से जाते हुए शाओनिंग से कहने लगे कि मैं किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाता, इसी वजह से यहाँ से चली जाओ और मेरा पीछा करना छोड़ दो। जो सुनकर शाओनिंग को लगने लगा था कि डिवाइन लॉर्ड ऐसे ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसी वजह से वो एक गोल्डन पगोड़ा निकाल के डिवाइन लॉर्ड को दिखाते हुए कहने लगी थी कि ये एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है, जिसको हासिल करने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी। अगर आप मुझे अपना डिसाइपल बनाते हो तो ये आपको मिल जाएगा। अब इस गोल्डन पगोड़ा को देखने के बाद भी डिवाइन लॉर्ड शाओनिंग को अपना डिसाइपल
बनाने के लिए तैयार नहीं थे। वो शाओनिंग से कहने लगे थे कि इस जैसे भंगार को तुम ट्रेजर कहती हो। डिवाइन लॉर्ड का आंसर सुनने के बाद शाओनिंग कहने लगी थी, लगता है ये बंदा सच में कोई पावरफुल एक्सपर्ट है, क्योंकि इतने रेयर ट्रेजर को भी ये बंदा जरा भी भाव नहीं दे रहा। तो इस वजह से अब शाओनिंग यहाँ पे 10,000 गोल्डन स्पिरिट रूई को दिखाते हुए डिवाइन लॉर्ड को मनाने की कोशिश करने लगी, बट इससे भी डिवाइन लॉर्ड नहीं मानते। जो देखने के बाद शाओनिंग यहाँ पे एक और ट्रेजर को निकाल लेती है, जो कि एक जेट डिस्क होता है। और शाओनिंग इस डिस्क के बारे में डिवाइन लॉर्ड को बताते हुए कहने लगी थी, ये जेट डिस्क एक अल्ट्रा डिवाइन वेपन है, जो कि यकीनन आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अब इस जेट डिस्क को देखने के बाद भी डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे अपना मन नहीं बदलते। वो अभी भी शाओनिंग को अपना डिसाइपल बनाने के लिए राजी नहीं थे। इस वजह से अब शाओनिंग यहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड क्यूआई गैदरिंग वास को निकाल लेती है, जिसके बारे में शाओनिंग बताते हुए कह रही थी कि ये एक मिस्टिक ग्रेड का क्यूआई गैदरिंग वास है, जो कि इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ क्यूआई एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इसको हासिल करने के लिए मुझे काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। मैंने इसके लिए 280 दिन तक का इंतजार किया, तब जाकर मुझे ये मिला। तो आप इसी बात से समझ सकते होंगे कि ये कितना ज्यादा रेयर होगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को वापस से भूख लग गई, जो देख के अब शाओनिंग यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को रैबिट पका के खिलाने लगी। साथ ही साथ वो यहाँ पे अपने कुकिंग की तारीफ करते हुए कह रही थी कि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना बना लेती हूँ। अगर एक मर्तबा आपने मेरी बनाई हुई डिश खा ली तो यकीनन आप मेरे मास्टर बन जाओगे। जो सुनने के बाद अब डिवाइन लॉर्ड इस रैबिट को खाने जाने लगे, लेकिन तभी इस रैबिट के मांसपेशियां बाहर आने लगे। जो देखने के बाद डिवाइन लॉर्ड समझ चुके थे कि शाओनिंग को जरा भी खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि अगर उसे खाना बनाना आता तो पहले वो रैबिट के अंदर के माल मसाले को साफ करती, उसके बाद जाकर वो रैबिट को रोस्ट करती। उतने में ही हम शाओनिंग को देखते हैं, जो डिवाइन लॉर्ड को लेग पीस पकड़ाते हुए कहने लगी थी कि आप इसे टेस्ट कीजिए, ये खाकर जरूर आपको मजा आएगा। जो सुनने के बाद अब डिवाइन लॉर्ड को ना चाहते हुए भी इसे खाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो इसे नहीं खाते तो फिर वो यहीं पे भूखे रह जाते। अब शाओनिंग अपना बनाया हुआ डिश डिवाइन लॉर्ड को खाता हुआ देख डिवाइन लॉर्ड से कहने लगी थी, जैसा कि अब आपने मेरे हाथों का बनाया हुआ डिश खा लिया है तो मैं ऑफिशियली अब से आपकी डिसाइपल बन चुकी हूँ। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रही थी कि उतने में इस जगह पर वूजी पैलेस के लोग आ गए। अब ये वूजी पैलेस का बंदा डिवाइन लॉर्ड और शाओनिंग से कहने लगा था कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आकर ऐसे मजे से खाना खाने की? तुम्हें क्या वूजी पैलेस का ये एरिया कोई पिकनिक स्पॉट लगता है? जरा 1 मिनट रुको, कहीं तुम वही तो नहीं जिसने हमारे यंग मास्टर को मारा? जो सुनने के बाद शाओनिंग कहने लगी थी कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, भला मेरे मास्टर तुम्हारे यंग मास्टर को क्यों मारेंगे? शाओनिंग की बातों पर यह बंदा जरा भी ध्यान नहीं देता। वो तुरंत ही अपने सोल्जर्स को डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने का ऑर्डर देता है, तो उसके सोल्जर्स तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला कर चुके। मगर ये लोग डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के बजाय सबसे पहले डिवाइन लॉर्ड के खाने के ऊपर हमला करते हैं, जिस वजह से डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि एक मर्तबा तो वो खुद के ऊपर हमला बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके खाने पर हमला करेगा तो फिर वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसी वजह से अब डिवाइन लॉर्ड वापस से अपना लेग पीस पकड़ते हुए इन सोल्जर्स को यहीं पर खत्म कर देते हैं। जिसके बाद डिवाइन लॉर्ड वूजी पैलेस के इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगे थे, क्या तुम वूजी पैलेस से हो? उनके इसी सवाल के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर वूजी पैलेस के ऊपर आया, जहाँ पे कुछ एल्डर्स आके वूजी पैलेस के मास्टर के बेटे की मौत पर उन्हें फ्यूनरल ऑफरिंग देने लगे। साथ ही साथ वो कहने लगे कि हमें आपके बेटे की मौत का बहुत ही ज्यादा अफसोस है, लेकिन क्या करें हमारी कल्टीवेशन बढ़ी नहीं रही, इस वजह से हम आपके बेटे की मौत का बदला नहीं ले पा रहे। अगर आप हमें कुछ डीमन पिल्स दे दे तो हमारी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, जिसके बाद हम यकीनन आपके बेटे की मौत का बदला लेंगे। इन एल्डर्स का भी यहाँ पे कहना ही था कि तभी इस जगह का दरवाजा ओपन होकर यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आके गिर गए। तभी हमें पता चला कि इन सोल्जर्स को मारने वाला और कोई नहीं हमारे डिवाइन लॉर्ड है। अब डिवाइन लॉर्ड को देखते साथ ही एल्डर्स यहाँ पे तुरंत ही चौकन्ने हो गए, मगर उससे पहले ही डिवाइन लॉर्ड बहुत ही तेजी में जाके वूजी पैलेस के मास्टर के ऊपर अपने बॉक्सिंग स्किल्स को शो करने लगे। सबसे पहले तो वो वूजी पैलेस के मास्टर को एक अपर कट देते हैं, जिसमें ही वूजी पैलेस के मास्टर की हालत खराब हो गई। उतने में ही डिवाइन लॉर्ड एक स्ट्रेट हुक मारते हुए वूजी पैलेस के मास्टर को दूर पटक देते हैं, जिस वजह से वूजी पैलेस के मास्टर की हालत यहाँ पे और भी ज्यादा खस्ता हो गई। अब वूजी पैलेस का मास्टर डिवाइन लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि भाई आखिर तू है कौन जो मुझे यहाँ पे मार रहा है? तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे, तुम्हारी वजह से चेन शियाओनिंग मारी गई। चेन शियाओनिंग का सुनकर वूजी पैलेस का मास्टर कहने लगा था, भला ये चेन शियाओनिंग कौन सी बला है? मैंने तो चेन शियाओनिंग का नाम पहली मर्तबा सुना। उसका भी ये कहना ही था कि तभी ये एल्डर इस जगह पर आते हुए वूजी पैलेस के मास्टर से कहने लगा था कि मास्टर यही वो बंदा है जिसने आपके बेटे और हमारे यंग मास्टर को मारा। इस बंदे का ये कहना ही था कि उतने में ही डिवाइन लॉर्ड इस बंदे के पास आकर इसे पकड़ते हुए सीधा इन दोनों एल्डर्स के ऊपर थ्रो कर देते हैं, जिस वजह से डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे एक तीर से 3 टारगेट्स को हिट करते हैं। मतलब कि ये तीनों एल्डर्स भी यहाँ पे मारे गए। अब यहाँ पे जो बचा हुआ एल्डर था उसका भी डिवाइन लॉर्ड काम तमाम कर चुके। उतने में इस जगह पर शाओनिंग की एंट्री हुई, जो यहाँ की हालत को देखने के बाद कहने लगी थी, इतने सारे एल्डर्स को मेरे मास्टर ने बस पल भर में ही खत्म कर दिया। मानना होगा कि मेरे मास्टर जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं। ये कहते हुए वो यहाँ पे कहने लगी कि इससे पहले कि इस जगह पर वूजी पैलेस का बैकअप आ जाए, मुझे भी यहाँ पर अपनी पावर्स का थोड़ा बहुत शो ऑफ कर लेना चाहिए। जो कहते साथ ही वो तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के आगे आ गई, जहाँ पे आने के बाद वो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगी थी कि मास्टर आप इस बंदे को मुझ पर छोड़ दीजिए, इस बंदे के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। जो कहने के बाद चेन शियाओनिंग तुरंत ही वूजी पैलेस के मास्टर से कहने लगी थी कि बूढ़ा जल्दी से तू मेरे सामने सरेंडर कर दे, क्योंकि अगर मैं एक मर्तबा मारना शुरू करूंगी तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। जो सुन के वूजी पैलेस का मास्टर कहने लगा था, तुम जैसी नाजुक कली मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो कहते साथ ही वूजी पैलेस का मास्टर इस जगह
जगह पर एक सीक्रेट गेट को ओपन करते हुए यहाँ पे काफी सारे डीमंस को समन कर लेता है। जिन डीमंस को देखते साथ ही शाओनिंग समझ चुकी थी कि वो वूजी पैलेस के मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकती इन डीमंस के रहते हुए, तो इसी वजह से वो तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के पीछे आ गई। वो कहने लगी मास्टर अब आपको यहाँ पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि इन डीमंस के रहते हुए मैं कभी भी इस बुढ़ाऊ का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। जो कहते कहते वो यहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी। उतने में हम वूजी पैलेस के मास्टर को देखते हैं जिसने इन डीमंस को डिवाइन लॉर्ड और चेन शियानिंग के ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे दिया, मगर इससे डिवाइन लॉर्ड को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पे बड़े ही शांति से खड़े थे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर याओ के ऊपर आया, जो कि वूजी पैलेस से बाहर आ चुकी थी। और अब वो कहने लगी ये मॉर्टल्स तो काफी ज्यादा गिरे हुए प्राणी है, ये लोग अपने फायदे के लिए यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा होता कि मैं यहाँ पे नहीं आती, लेकिन उस कमीनी बर्ड की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। एक मर्तबा बस मैं डिवाइन लॉर्ड की वाइफ बन जाऊँ, फिर तो मैं उससे हर चीज का गिन गिन के हिसाब लूंगी। जो सब कहते हुए वो यहाँ पे अभी गुस्सा हुई रही थी कि तभी वूजी पैलेस से बहुत ही खतरनाक शॉक वेव्स रिलीज होने लगे, जिसको देख के याओ कहने लगी थी पता नहीं उस लेडी ने इन लोगों को क्या बताया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें बलि का बकरा मिल गया। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रही थी कि तभी वूजी पैलेस के सोल्जर्स याओ की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कह रहे थे कि हमें किलर मिल गया, इसलिए जल्दी चलो। जो देखने के बाद याओ को लग रहा था कि वो सभी उसके लिए आ रहे हैं। इसी वजह से वो कहने लगी तुम लोग मेरे करीब मत आना, वरना फिर तुम सभी मारे जाओगे। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी ये सोल्जर्स याओ को इग्नोर मारते हुए सीधा वूजी पैलेस की तरफ रवाना हो गए। ये देख के याओ के जान में जान आया। उतने में ही हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से डिवाइन लॉर्ड के ऊपर आता है, जहाँ पे ये डीमंस डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। जो देख के शाओनिंग तुरंत ही अपने ट्रेजर्स फेंक के इन डीमन को मारती है, बट इससे इन डीमन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उतने में ही हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो इन डीमंस को छूते साथ ही इन्हें खत्म करते जा रहे थे। उसी वक्त दो डीमन डिवाइन लॉर्ड के पीठ पीछे हमला करने की कोशिश करने लगे, बट जैसे ही इन दोनों डीमंस ने डिवाइन लॉर्ड के बॉडी को टच किया वैसे ही ये दोनों यहाँ पे घायल हो गए। इनफैक्ट एक डीमन तो यहाँ पे मारा गया, और जो दूसरा डीमन बच चुका था उसे शाओनिंग लात मार के साइड कर देती है। वहीं पे हम वूजी पैलेस के मास्टर को देखते हैं जो डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, बट जैसे ही उसने अपने डीमंस की हालत को देखा वैसे ही वो यहाँ पे रुकते हुए काफी ज्यादा हैरान हो गया। अब वो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा कि तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, सबसे पहले मैं इस लड़की को खत्म करूंगा, जरा तुम्हें भी तो पता चले कि अपने करीबी को खोने का गम क्या होता है। जो कहने के बाद वो अपने डीमंस को ऑर्डर देता है कि वो जाके शाओनिंग को खत्म कर दे। वूजी पैलेस के मास्टर की बात सुनते साथ ही ये डीमंस शाओनिंग के पीछे पड़ गए। अब डिवाइन लॉर्ड ये सब देख के कहने लगे थे कि इस लड़की से मैं कल ही मिला हूँ, इसलिए तुम इसे खत्म भी कर दोगे तो भी मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुनते साथ ही शाओनिंग समझ चुकी थी कि डिवाइन लॉर्ड उसकी मदद नहीं करेंगे, इसी वजह से अब उसे ही यहाँ पे कुछ करना होगा। तो अब शाओनिंग डीमन से बचने के लिए यहाँ पे डीमन पिल निकाल चुकी, जिसको देखते साथ ही ये डीमंस शाओनिंग के सामने कुत्तों की तरह बिहेव करने लगे। अब हम शाओनिंग को देखते हैं जो इस डीमन पिल को दूर फेंक देती है, तो ये डीमंस तुरंत ही डीमन पिल को फॉलो करने लगे। ये देखने के बाद तो वूजी पैलेस के मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो यहाँ पे अपने ही डीमंस को मारने लगता है, साथ ही साथ वो कहने लगता है कि तुम सभी किसी भी काम के नहीं, लगता है अब मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो वूजी पैलेस के मास्टर के सामने आ गए, जहाँ पे आने के बाद वो उससे कहने लगे थे कि तुम्हारी वजह से चेन शियानिंग मारी गई, इस वजह से अब वक्त आ चुका है कि मैं चेन शियानिंग के रूह को सुकून दिलाऊं। जो कहते साथ ही यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड अपना पंच बनाते हुए सीधा वूजी पैलेस के मास्टर के थोपड़े के ऊपर मार देते हैं। ये देख के वूजी पैलेस के मास्टर को लगने लगा था कि अब तो वो गया, लेकिन तभी यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को भूख लग गई। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे अपना पंच रोक लिया, जिस वजह से वूजी पैलेस के मास्टर की जान बच गई। अब हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो कहने लगे थे कि लगता है कि एक रैबिट से मेरा काम नहीं बना, शायद से अब मुझे यहाँ पे और भी कुछ खाना पड़ेगा। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहे थे कि तभी हम वूजी पैलेस के मास्टर को देखते हैं जो इस मौके का फायदा उठा के डिवाइन लॉर्ड को मारने की कोशिश करता है, बट जैसे ही उसका पंच डिवाइन लॉर्ड की बॉडी को टच हुआ वैसे ही वूजी पैलेस के मास्टर का हाथ यहाँ पे टूट जाता है। ये देखने के बाद तो शाओनिंग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गई। वहीं पे वूजी पैलेस का मास्टर अपने टूटे हुए हाथ को लेके कहने लगा था कि आखिर तुम किस मिट्टी से बने हो। जो कहते साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और वो आइडिया था डीमन पिल का लालच देते हुए इन डीमन से डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करवाना। बट अब जो होने वाला था उसको देखकर आप यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो, क्योंकि ये डीमंस डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आ तो रहे थे, बट जैसे ही डिवाइन लॉर्ड ने इन डीमंस को देखा वैसे ही उनके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि ये डीमंस डिवाइन लॉर्ड को चिकन लेग पीस और बारबेक्यूब नजर आ रहे थे। इसी वजह से वो कहने लगे थे अरे वाह, ये तो चिकन लेग पीस और बारबेक्यूब है, अभी मुझे भूख लगी ही थी कि खुद खाना मेरे पास चल के आ गया। जो कह के डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे इस डीमन के हाथ को बाइट कर चुके, इस वजह से इस डीमन को यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द होने लगा। तो अब ये डीमन अपना हाथ छुड़ा के डिवाइन लॉर्ड से दूर भागने लगा, बट डिवाइन लॉर्ड थे कि इन डीमंस का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, वो भी इनका पीछा करने लगे। ये देखने के बाद तो शाओनिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिवाइन लॉर्ड ये क्या कर रहे हैं। उधर हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जिन्होंने वापस से डीमन के हाथ को बाइट कर लिया, बट ये डीमन इस मर्तबा डिवाइन लॉर्ड से पीछा छुड़ाने के लिए उनके मुंह पे हमला कर देता है। इसी वजह से अब डिवाइन लॉर्ड की आंखें यहाँ पे चेंज होने लगी। उतने में ही हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ही तेजी से वूजी पैलेस के हर सामान को डिवोर करने लगे। इनफैक्ट उन्होंने इन डीमंस को भी डिवोर कर लिया। वो तो अच्छा हुआ कि डिवाइन लॉर्ड का पेट इतने में ही भर गया, वरना तो आज वूजी पैलेस के मास्टर और शाओनिंग भी डिवाइन लॉर्ड के पेट में होते। अब हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो अपना पेट भर लेने के बाद एक जोरदार अटैक करते हुए वूजी पैलेस के मास्टर का काम तमाम कर चुके। डिवाइन लॉर्ड के अटैक की वजह से वूजी पैलेस का स्पिरिचुअल माउंटेन भी दो भाग में डिवाइड हो गया। स्पिरिचुअल माउंटेन के टूटते साथ ही उसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगी, जिसको कि टियानजी यानी कि रोबोटिक बॉल एब्जॉर्ब करने लगता है। जो देख के डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे इस
स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद टियानजी यहाँ पे धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। लगता है कि टियानजी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ही अवेकन होगा। अब सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद टियानजी वापस चला गया। वहीं पे डिवाइन लॉर्ड वूजी पैलेस के मास्टर को मरा हुआ देख चन शियानिंग को याद करने लगे। वो कहने लगे थे कि चन शियानिंग, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, उम्मीद है कि अब तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगी। अभी वो यहाँ पे चन शियानिंग को याद कर ही रहे थे कि तभी इस जगह पर वूजी पैलेस के बाकी के सोल्जर्स आ गए, जो वूजी पैलेस के इस हालत को देखकर कहने लगे थे कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमें आने में देर हो गई। दरअसल इन लोगों को पता नहीं था कि वूजी पैलेस का मास्टर मारा गया, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे माफी मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि डिवाइन लॉर्ड ने वूजी पैलेस के मास्टर को खत्म कर दिया है, तो ये डिसाइपल्स अपने घुटनों पर आते हुए डिवाइन लॉर्ड से कहने लगे थे कि मास्टर हमें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कीजिए। तो डिवाइन लॉर्ड यहाँ से जाते हुए कहने लगे थे कि मैं किसी को भी अपना डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करता, वैसे भी मैं अभी डिसाइपल एक्सेप्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उतने में ही हम शाओनिंग को देखते हैं, जो इन डिसाइपल से कहने लगी थी कि तुम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं, भले ही मेरे मास्टर तुम्हें अपना डिसाइपल न बनाए, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को कुछ चीजें सिखा सकती हूँ। लेकिन तुम तो जानते ही हो कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर इस दुनिया में तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके रिटर्न में तुम्हें भी कुछ देना होगा। उसके ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर डिवाइन लॉर्ड के ऊपर आया, जो कि शाओनिंग से कह रहे थे कि आखिर तुमने उन लोगों को झूठ क्यों कहा। तो शाओनिंग कहने लगी, भला मैं उन लोगों से झूठ क्यों कहूंगी, वैसे भी ये सब मैंने आपके लिए इकट्ठा किया है, मैं नहीं चाहती कि आप इसी तरह से बार बार डीमंस को खाकर अपना पेट खराब करो। जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड शाओनिंग से सवाल करते हुए पूछने लगे थे, आखिर तुमने अभी क्या कहा, जरा दोबारा से कहो। तो शाओनिंग कहने लगी, आपने कुछ देर पहले जो खाकर अपना पेट भरा वो चिकन लेग पीस या बारबेक्यू ना होकर डीमंस थे। ये सुनते साथ ही डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे उल्टी होने लगी, क्योंकि डिवाइन लॉर्ड को इन डीमंस से काफी ज्यादा घिन आती है। इसी के साथ हम इधर पे याओ को देखते हैं, जो वूजी पैलेस के अंदर आ गई और अब वो वूजी पैलेस की हालत को देखते हुए कहने लगी थी, पता नहीं इस जगह की हालत को किसने बिगाड़ दिया। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो यही अच्छा है कि ये लोग यहाँ पे तबाह हो गए, वरना तो ये लोग अभी तक मेरे पीछे पड़े रहते। जो कहने के बाद याओ यहाँ से खुशी खुशी डिवाइन लॉर्ड को ढूंढने जाने लगी। और अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर इमॉर्टल वर्ल्ड के सुमेरु पैलेस पे आया, जहाँ पे डीमन किंग अपने साथ और भी काफी सारे इमॉर्टल्स को लेके आके एल्डर हाउस से थंडर स्टॉर्म के बारे में पूछ रहा था। तो एल्डर हाउस इन लोगों को जवाब देते हैं कि ये कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, इस वजह से आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। दरअसल डिवाइन लॉर्ड सेलेस्टियल बॉक्स को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, इसी वजह से आप लोगों को थंडर स्टॉर्म देखने को मिला। जो सुनकर डीमन किंग कहने लगा था, अगर ऐसा है तो फिर हमारे सामने डिवाइन लॉर्ड को बुलाओ, हम उनके मुंह से ही ये सब सुनना चाहते हैं। तो एल्डर हाउ इन लोगों को समझाते हुए कहने लगे थे कि डिवाइन लॉर्ड थंडर स्टॉर्म की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, इसी वजह से वो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जिसपे एक लेडी इमॉर्टल कहने लगी थी, एल्डर हाउ तुम बीच में मत आओ, हम बस एक मर्तबा अपने डिवाइन लॉर्ड की कंडीशन को देखना चाहते हैं। अब इन लोगों की जिद करने की वजह से एल्डर हाउ इन लोगों से कहने लगते हैं, अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर डिवाइन लॉर्ड को तुम लोगों के बारे में बता देता हूँ। जो कह के वो अभी यहाँ से डिवाइन लॉर्ड को बुलाने जाने वाले ही थे कि तभी इस जगह पर डिवाइन लॉर्ड की एंट्री हो गई। अब डिवाइन लॉर्ड को देखते साथ ही सभी लोग डिवाइन लॉर्ड के सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे। तभी डीमन किंग डिवाइन लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि माय लॉर्ड सब कुछ ठीक तो है, जिसपे डिवाइन लॉर्ड उसे जवाब देते कि हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो डीमन किंग सवाल करते हुए पूछने लगा था, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर वो थंडर स्टॉर्म कैसा था। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे कि थंडर स्टॉर्म एक मामूली सा मामला था जो कि अभी सॉल्व हो चुका। उतने में ही डीमन किंग कहने लगता है कि थंडर स्टॉर्म का 9 हेवेंस में आना ये कोई मामूली बात नहीं, 9 हेवेंस में किसी भी तरह की थंडर लाइटनिंग नहीं आती। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एक इमॉर्टल लेडी डिवाइन लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछने लगी थी, आपकी मैसेंजर यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही, वो तो हमेशा आपके साथ ही रहती थी, तो फिर आज वो कहाँ है। जिसपे डिवाइन लॉर्ड गुस्सा होते हुए कहने लगे थे, मैंने उसे मिशन पे भेजा है, क्या अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। डिवाइन लॉर्ड के गुस्से को देख ये इमॉर्टल्स यहाँ पे थोड़े से परेशान हो गए। उतने में ही हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं, जो यहाँ से जाते हुए इन लोगों से कहने लगे थे कि यहाँ का मामला मेरे कंट्रोल में है, इस वजह से तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुन के सभी इमॉर्टल्स यहाँ से चले गए, बट डीमन किंग अभी भी यहीं पर था, क्योंकि अभी भी उसके मन में कुछ सवाल थे जो अभी तक क्लियर नहीं हुए। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईटिंग टू बिकम इनविंसिबल के पार्ट 3 को। इस पार्ट को देखने से पहले आप लोग जाकर इसके पिछले पार्ट को जरूर से देख लेना, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको यह एपिसोड समझ आएगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उम्मीद करता हूँ कि आप जाकर उसे देख लोगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इस वाले एपिसोड की तरफ। जैसा की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डिवाइन लॉर्ड वूजी पैलेस को तबाह करते हुए आगे बढ़ चुके थे, तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में सभी लोगों को पता चल चुका था कि वूजी पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। कॉन्टिनेंट के जितने भी पावरफुल फैक्शंस थे वो सभी इस न्यूज को जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि वूजी पैलेस का इस तरह से दिन दिहाड़े खत्म हो जाना ये एक सेंसिटिव मैटर है। अब वूजी पैलेस के तबाह हो जाने की खबर जब एक मास्टर को पता चली, तो वो यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहने लगा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई वूजी पैलेस को डिस्ट्रॉय करने की। क्या किसी ने वूजी पैलेस को डिस्ट्रॉय करने वाले का चेहरा देखा? तो इस मास्टर का आदमी इसे एक तस्वीर बताता है, जिसको देखने के बाद ये मास्टर यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया। साथ ही साथ वो कहने लगा, इस तरह का पर्सन मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या हमारी इस दुनिया में इस तरह का भी पर्सन रहता
लगता है। इस तस्वीर को देखकर लगता नहीं कि ये पर्सन हमारी दुनिया का होगा, जरूर ये किसी बाहरी दुनिया से यहाँ पर आया है। दरअसल ये मास्टर यहाँ पे ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो इस तस्वीर में बंदा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। इस बंदे के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर एक दूसरे फैक्शन के ऊपर आया, जहाँ के एल्डर तस्वीर में मौजूद पर्सन को अपनी तरह बता रहे थे। वो कह रहे थे कि इस तस्वीर में मौजूद बंदे की उम्र लगभग मेरी ही जितनी है, इसीलिए जाहिर है कि उसने इतनी आसानी से वूजी पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस एल्डर के ये कहते ही हम एक दूसरे फैक्शन के एल्डर को देखते हैं, जो तस्वीर में मौजूद बंदे को देखते हुए कहने लगा था, यह बंदा तो किसी जंगली जानवर की तरह लग रहा है, लगता है कि कोई जंगली जानवर पागल हो चुका था, इसी वजह से उसने वूजी पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर वूजी पैलेस के स्पिरिचुअल स्प्रिंग पे आया, जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवाइन लॉर्ड एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेट कर रहे थे। उतने में इस जगह पर वूजी पैलेस का एक डिसाइपल आ गया, जो कि आकर शाओनिंग को रिपोर्ट करते हुए कहने लगा था, सिस्टर आपने मुझे जो काम दिया था मैंने उसे कंप्लीट कर लिया। तो शाओनिंग इसे यहाँ पे शांत कराते हुए कहती है, जरा धीरे बोलो, मास्टर अभी कल्टीवेट कर रहे हैं। तो अब ये बंदा धीमी आवाज में शाओनिंग से कहने लगा था कि आपकी दी हुई सारी तस्वीरें मैंने फैला दी है। दरअसल उन फेक तस्वीरों को फैलाने का काम शाओनिंग का था। अब शाओनिंग इस बंदे की तारीफ करते हुए कहने लगी थी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें इस काम के लिए बाद में एक अच्छा सा रिवॉर्ड मिलेगा, जिसको पाने के बाद तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। बस तुम यहाँ पे थोड़ा सा सब्र रखो। वैसे भी अब तुम्हारी वजह से बाकी सेक्ट को लूटना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम बड़े बड़े फैक्शंस को जाकर जब लूटेंगे तब उसका इल्जाम हम पर नहीं आएगा। जो सुन के ये डिसाइपल कहता है, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या डिवाइन लॉर्ड न्यू पैलेस मास्टर बनने के लिए राजी हुए? तो शाओनिंग कहने लगी, मैंने तुम लोगों को जो कुछ भी तैयार करने को बोला, क्या तुम लोगों ने वो तैयार करके रखा है? अगर हाँ तो फिर तो सारी चीजें स्मूथली वर्क करेंगी। शाओनिंग की बात सुन के ये डिसाइपल कहने लगा था, आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर लिया है, अब बस हमें ऑर्डर दीजिए कि हमें अपने प्लान को कब एग्जीक्यूट करना है। तो शाओनिंग कहने लगी, जैसे ही मास्टर कल्टीवेशन से उठ जाएंगे तो तुम लोगों को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, याद रहे इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर डिवाइन लॉर्ड के ऊपर आया, जो कि कॉपर कॉइंस को देखते हुए कह रहे थे, चन शियानिंग ने मुझे जो 5 कॉपर कॉइन दिया था उसमें से एक गुम चुका है, पता नहीं वो कहाँ गुम गया, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की मगर फिर भी वो मुझे नहीं मिला। खैर इसे मैं बाद में ढूंढूंगा, पहले मैं अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। जो कहने के बाद डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही इस जगह के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगे, मगर वो यहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वालिटी काफी ज्यादा लो है, और इस स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वालिटी लो होने की वजह से उन्हें टियानजी बॉल में कोई भी फर्क नजर नहीं आता। उतने में ही शाओनिंग डिवाइन लॉर्ड को बुलाने लगी। वो कहने लगी, मास्टर आपने काफी हार्ड वर्क किया है, इसलिए जरूर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इस चीज का पहले से ही बंदोबस्त करके रखा है। जो कहने के बाद वो वूजी पैलेस के डिसाइपल्स को इशारा करती है, तो वूजी पैलेस के डिसाइपल्स तुरंत ही यहाँ पे खाने का ढेर लगा चुके और डिवाइन लॉर्ड के सामने बो डाउन करते हुए कहने लगे थे, पैलेस मास्टर आपका खाना तैयार है, इसलिए आकर अपना खाना एंजॉय कीजिए। अब पैलेस मास्टर का वर्ड सुनकर डिवाइन लॉर्ड इन लोगों से कहने लगे थे, मैंने तुम लोगों से कब कहा कि मैं तुम्हारा पैलेस मास्टर बनूंगा? जो सुनकर ये बंदा तुरंत ही शाओनिंग को इशारा करता है, तो शाओनिंग डिवाइन लॉर्ड को मस्का मारते हुए कहने लगी थी, मास्टर वूजी पैलेस बहुत ज्यादा अच्छा है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग यहीं पर रुक जाए? मैं तो कहती हूँ कि हम लोगों को यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि वूजी पैलेस अब अकेला पड़ चुका, इस वजह से अब यहाँ पे कोई भी रूल करने वाला नहीं। तो अगर आप चाहो तो वूजी पैलेस का यूज करते हुए धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट पे राज कर सकते हो। तो डिवाइन लॉर्ड कहते हैं कि ये जगह है तो अच्छी, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है, जो कि मेरे कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। यह सुन के शाओनिंग कहने लगी थी, अरे यार आप ये क्या कह रहे हो, यहाँ पर तो स्पिरिचुअल एनर्जी भर के मौजूद है, इस जगह पर बस खड़े रहने से ही हमारा खून उथल पुथल मचा रहा है। अगर यकीन नहीं आता तो आप मेरे और इन लोगों के चेहरे को देख सकते हो कि कैसे हम लोगों के नाक से खून बाहर आ रहा। जो देखकर तो डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो चुके। वो कहने लगे, पहले मैं इमॉर्टल था तो कहीं उसकी वजह से मुझे यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कम महसूस तो नहीं हो रही। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहे थे कि तभी ये वूजी पैलेस का डिसाइपल डिवाइन लॉर्ड को एक आर्टिफैक्ट सोल बर्निंग स्पिरिट गैदरिंग स्टाफ के बारे में बताते हुए कहने लगा था, यह आर्टिफैक्ट बाहर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है, और ये अभी के लिए यूजिन सेक्ट में है, इसलिए अगर आप चाहो तो हम आपके लिए वो आर्टिफैक्ट लेकर आ सकते हैं। जिसपे शाओनिंग भी यहाँ पर मुस्कुराकर हाँ कहने लगी, क्योंकि शाओनिंग तो पहले से ही चोरी करने में माहिर है। मगर उतने में ही हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं, जो बहुत ही तेजी में यहाँ मौजूद सभी खाने को डिवोर कर लेते हैं। ये देखने के बाद तो इन सभी के होश ही उड़ गए। अब डिवाइन लॉर्ड यहाँ से जाते हुए शाओनिंग से कहने लगे कि आखिर तुम वहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ आओ, हम यूजिन सेक्ट जा रहे हैं। जो सुनते साथ ही शाओनिंग तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के साथ जाने लगी, और इसी के साथ ये लोग चलते चलते कुछ देर में यूजिन सेक्ट आ पहुंचे, जहाँ पे आने के बाद एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अगर किसी को ट्रेजर चाहिए तो वो इस डायरेक्शन में चले। जो देखने के बाद डिवाइन लॉर्ड तुरंत ही उस डायरेक्शन में जाने लगे, तो शाओनिंग भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। अब थोड़ी देर इस डायरेक्शन में चलने के बाद डिवाइन लॉर्ड को इस जगह पर एक पोर्टल दिखाई देता है,
है, जिसके अंदर डिवाइन लॉर्ड बिना सोचे समझे चले गए। तो शाओनिंग डिवाइन लॉर्ड को रोकते हुए कहने लगी थी, मास्टर आप इस तरह से कहीं पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस तरह के जगहों पर ट्रैप बिछा हुआ होता है। जो कहते कहते वो भी इस पोर्टल के अंदर चली गई, जहाँ पे जाने के बाद उसे इस जगह पर बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। ये जगह सोने और कीमती ट्रेजरों से भरी हुई थी, जिसको देखने के बाद तो शाओनिंग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो तो सीधा इस खजाने के ऊपर जाके सो जाती है। साथ ही साथ वो कह रही थी, अब तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर बनने वाली हूँ। शाओनिंग यहाँ पे अमीर बनने के सपने सजा रही थी कि वहीं पे डिवाइन लॉर्ड वापस से इमॉर्टल वर्ल्ड आ पहुंचे, जहाँ पे उनकी मैसेंजर डिवाइन बर्ड उनसे कह रही थी कि आज के दिन आपका असेंशन होने वाला है, आप आज के दिन हेवन में असेंड करने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपको इस पोर्टल में इंटर होना होगा, जहाँ पे जाने के बाद आपका असेंशन टेस्ट होगा, जिसके बाद आप हेवन में असेंड कर जाओगे। जो सुनने के बाद डिवाइन लॉर्ड इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वहीं बाहर की तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो इस जगह पर आकर कहने लगे थे, हमारे जाल में कुछ और बेवकूफ फंस चुके हैं, जो कि कुछ ही देर में मारे जाएंगे और उनके ट्रेजर्स हमारे हो जाएंगे। अब हम इधर पे डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो एक ऐसी जगह पर आ चुके थे जहाँ पर कंकाल ही कंकाल थे। साथ ही साथ यहाँ पे काफी खतरनाक बिजलियां भी कड़क रही थी, और अब ये बिजली सीधा जाके डिवाइन लॉर्ड पे हिट हो गई, मगर डिवाइन लॉर्ड एक बैरियर बनाते हुए इसे ब्लॉक कर चुके। और अब डिवाइन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, वही दोबारा से सेम ट्रिक, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे कुछ नया करोगे, लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ नया आता ही नहीं। देखो मुझे पता चल चुका है कि ये सब कुछ बस तुम्हारे द्वारा बनाया गया इल्यूजन है, तो अब इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि अगर तुम इसी तरह से छुपे रहे तो फिर मजबूरन मुझे यहाँ पे एक्शन लेना होगा। जिसके बाद ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। जो सुनने के बाद इस जगह पर वही आर्टिफैक्ट आ गया जिसके बारे में वुजी पैलेस का डिसाइपल डिवाइन लॉर्ड को बता रहा था। अब ये आर्टिफैक्ट डिवाइन लॉर्ड के सामने आते हुए कहने लगा था, अच्छा तो तुमने मेरी चाल को पहचान लिया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरी चाल पहचान लेने के बाद भी तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि इस जगह पर अपनी मर्जी से आना तो पॉसिबल है, लेकिन अपनी मर्जी से जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जो एक मर्तबा यहाँ पर आ गया वो मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से निकल नहीं सकता। जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे, मैं बस तुम्हें एक ही बार कहूंगा, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो फिर तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम नहीं माने तो फिर मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है। चलो जल्दी से मेरे सामने सबमिट करो और मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करो। डिवाइन लॉर्ड की बात सुनकर इस आर्टिफैक्ट को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा, मामूली से मॉर्टल, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने इस तरह से पेश आने की? शायद तुम्हें पता नहीं अंकल बेन क्या चीज है, रुको अभी तुम्हें पता चल जाएगा। जो कहने के बाद ये आर्टिफैक्ट तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का धमाका हुआ। अब जब ये धमाका हटता है तो हम यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो कि इल्यूजन से बाहर आ चुके थे, और उनके सामने अंकल बेन था जो कह रहा था, पता नहीं तुम्हारी बॉडी किस मिट्टी से बनी है, तुम्हारी बॉडी की वजह से मेरे सामने के 2 दांत टूट गए। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे, अभी तो बस तुम्हारे दांत ही टूटे हैं, अभी तो तुम्हारी बॉडी भी टूटना बाकी है, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लो तो फिर तुम्हारी बॉडी सही सलामत रह सकती है। ये सुन के अंकल बेन डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा था, कहीं तुम यहाँ पे मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हें क्या मैं कोई खिलौना लगता हूँ जो तुम्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेगा? मैं 7th हेवन का डिमोनिक मैजिकल वेपन हूँ, जो कि कभी भी तुम जैसे मॉडल को अपना मास्टर नहीं बनाएगा। ये सुनते साथ ही डिवाइन लॉर्ड तुरंत ही अंकल बेन को उल्टा लटकाते हुए कहने लगे थे, तुमने अभी कहा कि तुम यहाँ पे 7th हेवन से आए हो, इसलिए चलो बताओ कि 7th हेवन में जाने का रास्ता किधर पे है? तो अंकल बेन डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा कि ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब मत देखो, तुम कभी भी 7th हेवन में नहीं जा पाओगे। जो सुनने के बाद डिवाइन लॉर्ड अंकल बेन के बॉडी को तोड़ने लगे। तो अंकल बेन लाइन पे आते हुए डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा कि मैं इस जगह पर हजारों सालों से अटका हुआ हूँ, अगर मुझे पता होता कि वापस कहाँ से जाना है तो कब से मैं चला ना गया होता। ये सुनकर डिवाइन लॉर्ड कहते हैं, ठीक है चलो ये सब छोड़ो, फिलहाल के लिए तो तुम मुझे इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करके दो। जो सुनने के बाद अंकल बेन तुरंत ही इस जगह की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करते हुए डिवाइन लॉर्ड को प्रोवाइड करवाने लगा। इसी वजह से यह जगह धीरे धीरे बंजर होने लगी। उतने में ही डिवाइन लॉर्ड की बॉडी से एक खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से ये पूरी जगह शेक होने लगी। और अब डिवाइन लॉर्ड अंकल बेन को वेल्डन बोलते हुए अपने पास रख चुके। वहीं पे हम शाओनिंग को देखते हैं जो कंकालों के बीच अभी तक भी अमीर होने का सपना देख रही थी, लेकिन अब जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक वो जिसे सोने का ढेर समझ रही थी वो सोने का ढेर ना होकर कंकालों का ढेर था। उतने में ही डिवाइन लॉर्ड उसे यहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं, तो वो तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के पास जाने लगी। वहीं बाहर की तरफ ये लोग अंकल बेन के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। दरअसल ये लोग अंकल बेन के लिए काम करते थे। ये लोग अंकल बेन के लिए यहाँ पे लोगों को फंसा कर लाते थे, जिसके बाद जब अंकल बेन उन लोगों को खा जाते तो ये लोग जाके उन लोगों के ट्रेजर्स को लूट लेते। मगर अब इतनी देर तक भी अंकल बेन का सिग्नल ना मिलने की वजह से ये लोग अंदर जाके चेक करने का फैसला करते हैं। मगर अब ये बंदे जितनी तेजी से अंदर गए उतनी ही तेजी से ये लोग बाहर भी आ गए। तभी डिवाइन लॉर्ड इस जगह पर आते हुए अंकल बेन को इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने का ऑर्डर देते हैं। तो अंकल बेन तुरंत ही अपने पुराने साथियों के सामने आके इन लोगों से कहने लगे थे कि मुझे अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, मुझे अब तुम लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है। जो सुनने के बाद ये लोग समझ चुके थे कि अंकल बेन इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाला है। इसी वजह से ये लोग यहाँ से भागने लगे। मगर अब यहाँ से भाग के कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से भागने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी। अब अंकल बेन इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेने के बाद उसे रिफाइन करके डिवाइन लॉर्ड को ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि उम्मीद है कि मास्टर को मेरा काम पसंद आया होगा। अब अंकल बेन से रिफाइन की हुई स्पिरिचुअल एनर्जी ले लेने के बाद डिवाइन लॉर्ड की बॉडी से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी दोबारा से रिलीज होने लगी, जिसको देखने के बाद ये लोग तो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। साथ ही साथ ये लोग समझ चुके थे कि ये
ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं। इसी वजह से ये लोग तुरंत ही यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड के सामने झुक गए और अब डिवाइन लॉर्ड टियानजी बॉल को निकालते हुए उसे देखकर कहने लगे थे अब तक भी ये यहाँ पे अवेकन नहीं हुआ। पता नहीं इसे अवेकन होने के लिए यहाँ पे और कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। अगर मुझे मॉर्टल वर्ल्ड से निकलना है तो सबसे पहले टियानजी बॉल को अवेकन करना होगा, क्योंकि इस टियानजी बॉल की वजह से ही मैं मॉर्टल वर्ल्ड में आया हूँ। डिवाइन लॉर्ड के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईटिंग टू बिकम इनविंसिबल के पार्ट 4 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डिवाइन लॉर्ड ने एक आर्टिफैक्ट हासिल किया था, जो आर्टिफैक्ट बाहर की लो क्वालिटी की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करके हाई क्वालिटी का स्पिरिचुअल एनर्जी बना देता था, जिसको कि बाद में डिवाइन लॉर्ड एब्जॉर्ब कर लेते थे। दरअसल ये आर्टिफैक्ट खुद को अंकल बेन कहता है, क्योंकि ये 7th हेवन से यहाँ पे आया है। जब डिवाइन लॉर्ड को पता चला कि ये आर्टिफैक्ट 7th हेवन से यहाँ पे मॉर्टल रियलम में आया है, तो डिवाइन लॉर्ड इस आर्टिफैक्ट से सवाल करते हुए पूछने लगे थे कि आखिर वापस जाने का रास्ता कहाँ पे है। तो ये आर्टिफैक्ट डिवाइन लॉर्ड को बताता है कि अगर उसे पता होता रास्ता तो वो कब का ना चला गया होता। जो सुनने के बाद डिवाइन लॉर्ड एपिसोड की एंडिंग में वापस जाते वक्त कहने लगे थे लगता है अब टियानजी बॉल को अवेकन करने के बाद ही मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। डिवाइन लॉर्ड के ऐसी बात के साथ हमारा लास्ट एपिसोड एंड हो चुका था। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम वूजी पैलेस के लोगों को देखते हैं जो आपस में ही लड़ रहे थे। दरअसल ये लोग यहाँ पे काफी दिनों से भूखे हैं, क्योंकि इनके पास जितना भी बचा हुआ राशन था वो सभी डिवाइन लॉर्ड ने खा लिया। मगर अभी जो डिवाइन लॉर्ड खाना बना रहे हैं उनमें से इन्हें थोड़ा सा खाना चाहिए, बट ये खाना इतना नहीं कि सभी लोग खा सके। इस वजह से ये लोग यहाँ पे लड़ते हुए कह रहे थे कि ये खाना मैं खाऊंगा। दरअसल इन लोगों को पता ही नहीं कि ये खाना डिवाइन लॉर्ड के लिए बन रहा है। अगर इन लोगों को पता होता तो ये लोग इस खाने के लिए झगड़ते नहीं। उतने में हम एक बंदे को देखते हैं जो भागते हुए सीधा इस खाने के पास जाने लगा। ये देखने के बाद पीछे से बाकी के लोग भी खाने की तरफ भागते हुए आने लगे। मगर उसी वक्त इस जगह पर डिवाइन लॉर्ड आ गए, जो कि अपना खाना इन लोगों को देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। तो इनमें से एक बंदा जो कि भूख की वजह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो एक लकड़ी के सहारे चलते हुए डिवाइन लॉर्ड के पास आ गया। जहाँ पे आने के बाद वो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा था मास्टर प्लीज हमें भी थोड़ा सा खाना दीजिए, अगर हमने कुछ नहीं खाया तो हम भूख की वजह से ही मारे जाएंगे। जो सुनने के बाद भी डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे इन लोगों को अपना खाना देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। तो ये बंदा कहने लगा था मास्टर ठीक है आप खाना मत देना, लेकिन अभी के लिए आप जो पका रहे हो उसके अंदर का जो पानी होगा वो हमें दे देना, हम उससे ही अपना काम चला लेंगे। ये सुन के शाओनिंग यहाँ पे हंसने लगती है और हंसते हुए कहने लगती है तुम लोग यहाँ पे बस इतनी सी बात के लिए फाइट कर रहे थे, शायद इसी वजह से लोग हंग्री मैन इज ऑलवेज एंग्री कहते हैं। देखो अगर तुम लोगों को खाना खाना है तो जाओ जाकर खाना पकाओ और खाओ, क्योंकि इस तरह से लड़ते रहने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। तो ये बंदे कहने लगे थे हम खाना पकाए कैसे जब हमारे पास पकाने के लिए कुछ भी है ही नहीं। हमारे पास जो कुछ भी बचा हुआ राशन था उन सभी को तो हमने डिवाइन लॉर्ड को खिला दिया। अब इन लोगों की ऐसी हालत देखने के बाद डिवाइन लॉर्ड को इन लोगों के ऊपर तरस आ गया। इस वजह से वो यहाँ पे अंकल बेन को निकालते हुए उससे कहने लगे थे जल्दी इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश करो। जिसपे अंकल बेन कहने लगे मैं खुद यहाँ पे कितने दिनों से भूखा हूँ तो भला मैं कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश कर सकता हूँ। ये सुन के अब डिवाइन लॉर्ड अंकल बेन को यहाँ पे तोड़ने जाने लगे। तो अंकल बेन तुरंत ही लाइन पे आते हुए कहता है ठीक है मैं अभी स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश करता हूँ। जो कहने के बाद अंकल बेन आसमान में जाते हुए यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश करने लगा। इस वजह से यहाँ पर कुछ ही देर में सब्जियां उगने लगे। ये देखने के बाद तो वूजी पैलेस के डिसेबल्स कच्चा ही इन सब्जियों को खाने लगे। वहीं पे हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉबेरी होता है और अब वो इस स्ट्रॉबेरी को स्पिरिचुअल एनर्जी के रेंज में फेंक चुके, जिस वजह से ये स्ट्रॉबेरी यहाँ पे कुछ ही देर में बड़ा हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे और भी काफी सारे स्ट्रॉबेरी उगने लगे। ये देखने के बाद शाओनिंग के मन में यहाँ पे एक खुराफाती आइडिया आता है। वो अपने पास से एक सिल्वर टेल निकालते हुए उसे सीधा अंकल बेन के तरफ थ्रो कर देती है। जिसके बाद वो यहाँ पे विश मांगते हुए कहने लगी थी मैं चाहती हूँ कि मुझे हर रोज यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना खाने को मिले, मुझे कभी भी खाने की कमी ना हो, मेरा जो भी खाने का दिल करे वो मेरे सामने हाजिर हो जाए। साथ ही साथ मुझे रोजाना 100 सिल्वर टेल मिले, नहीं 10,000 सिल्वर टेल। अभी शाओनिंग यहाँ पे ये दुआ कर ही रही थी कि तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पीछे 2 बंदे पड़े हुए थे, जो दोनों बंदे होली सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और ये दोनों बंदे इस लड़की से कहने लगे कि जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि तुम हम दोनों से ज्यादा देर तक भाग नहीं पाओगी। भागने का छोड़ो, तुम अगर इस दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ हम तुम्हें वहाँ से भी ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि होली सेक्ट के लोगों से कोई भी चीज छुप नहीं सकती। इन दोनों बंदों की बातों पे ये लड़की यहाँ पे जरा भी ध्यान नहीं देती, वो तो लगातार इनसे दूर भागते जा रही थी। जो देखने के बाद इन दोनों ने अब इस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया। इसी वजह से ये लड़की सीधा घायल होकर अंकल बेन से टकरा जाती है और अंकल बेन के ऊपर ही जमीन पे लैंड कर चुकी। अब इस लड़की को अचानक से इस जगह पर देखने के बाद डिवाइन लॉर्ड इसके पास जाने लगे। डिवाइन लॉर्ड को देखने के बाद ये लड़की डिवाइन लॉर्ड से कह रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो। जो कहते हुए वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। उतने में हम इन दोनों होली सेक्ट के बंदों को देखते हैं जो इस जगह पर आते हुए कहने लगे तुम्हें यहाँ पे मरने का नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुम चुपचाप हमारे साथ चलो तो हम मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें कोई भी पनिशमेंट ना मिले सेक्ट से। अभी ये लोग यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जिनकी नजर इस लड़की के हाथ के चम्मच पे गई, जिसको देखने के बाद
बाद डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे कुछ फेमिलियर महसूस होने लगा, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये फेमिलियर फीलिंग है क्या। तभी ये दोनों बंदे डिवाइन लॉर्ड के स्ट्रॉबेरी को कुचलते हुए सीधा आगे बढ़ने लगे। साथ ही साथ ये लोग इस लड़की से कहने लगे हमें तुम्हारी नहीं तुम्हारे बनाए हुए इमॉर्टल डिश की जरूरत है, इसलिए तुम्हें तो हमारे साथ किसी भी हाल में चलना होगा। अब इधर हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो अपने स्ट्रॉबेरी के इस हालत को देख यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गए। साथ ही साथ उन्हें यहाँ पे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि डिवाइन लॉर्ड हर चीज से मजाक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने खाने से मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब होली सेक्ट का एक बंदा वूजी पैलेस के डिसाइपल से कहने लगा था लगता है वूजी पैलेस ने कल्टीवेशन छोड़ के फार्मिंग शुरू कर दिया है। अभी ये बंदा यहाँ पे ये कह ही रहा था कि उधर पे हम शाओनिंग को देखते हैं जो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगी डिवाइन लॉर्ड ये दोनों भी होली सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि मार्शल वर्ल्ड के टॉप फैक्शंस में से एक है, इसलिए हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम इनके काम के बीच में ना आए। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे मुझे होली सेक्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी डिवाइन लॉर्ड का ये कहना ही था कि तभी ये बंदा डिवाइन लॉर्ड के पास आकर कहने लगा था तुम्हें पता भी है ये लड़की कौन है? ये लड़की एक इमॉर्टल शेफ है। इमॉर्टल शेफ इमॉर्टल डिश को बना सकते हैं जिसको कि कोई कल्टीवेटर खा ले तो उसकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है, साथ ही साथ वो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। खैर तुम लोगों को कहाँ इस बारे में पता होगा, तुम जैसे लोग तो बस फार्मिंग ही कर सकते हो। चलो जल्दी से अब इस लड़की को मेरे हवाले करो, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुम सभी यहाँ पे मारे जाओगे। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए इस बंदे को खुद से दूर कर देते हैं, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा शोर मचा रहा था। साथ ही साथ इसने डिवाइन लॉर्ड का स्ट्रॉबेरी भी कुचल दिया था। अब डिवाइन लॉर्ड को अपने साथी के ऊपर इस तरह से अटैक करता हुआ देख इस बंदे से रहा नहीं जाता। ये बंदा तुरंत ही अपने साथी का बदला लेने के लिए डिवाइन लॉर्ड के ऊपर मल्टीपल सॉर्डों से हमला कर देता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिवाइन लॉर्ड के पास किंग कॉन्ग बॉडी होने की वजह से उनके ऊपर किसी भी वेपन का कोई भी असर नहीं होता। इसी वजह से डिवाइन लॉर्ड के बॉडी पे इन सॉर्डों से जरा भी खरोच नहीं आती। उल्टा अब डिवाइन लॉर्ड अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करते हुए इस बंदे को आसमान की ऊंचाइयों में गुम कर देते हैं, जिसके बाद डिवाइन लॉर्ड धीरे धीरे चलते हुए पहले वाले बंदे की तरफ जाने लगे, जो देखने के बाद इस बंदे की यहाँ पे हालत खराब हो गई। उसे लग रहा था कि डिवाइन लॉर्ड उसे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो घबराते हुए डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा था कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम चाहे तो उस लड़की को अपने पास रख सकते हो, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो कि स्ट्रॉबेरी के टुकड़े को उठाते हुए कहने लगे थे तुमने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है जिसे मैं बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता, तो इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। जो कहते साथी डिवाइन लॉर्ड एक अटैक करते हुए इस बंदे को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। अब इस बंदे के मरते ही सभी लोग इस लड़की जिसका नाम मूरोंग था वो उसे उठाकर लेकर जाने लगे, और पीछे की तरफ अंकल बेन जो कि मूरोंग के नीचे दबा हुआ था वो कहने लगा अरे यार तुम सभी मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? इस लड़की का वजन इतना था कि इससे मेरी हालत ही खराब हो गई, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाएगा, इसलिए प्लीज मुझे भी कोई आकर उठाओ। अंकल बेन की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। सभी लोग अंकल बेन को इग्नोर मारते हुए सीधा वूजी पैलेस के अंदर आ गए, जहाँ पे मूरोंग को होश आ चुका था। इस वजह से वो डिवाइन लॉर्ड को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने लगी। तो डिवाइन लॉर्ड मूरोंग से कहते हैं कि खड़ी हो जाओ, तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। उन दोनों इडियट्स ने मेरे स्ट्रॉबेरी को बर्बाद कर दिया था, इस वजह से उन दोनों का मरना तो तय था। तभी शाओनिंग मूरोंग को उठाते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पे ज्यादा अभी के लिए हिलना डुलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शॉर्ट इंटेंट से अटैक हुआ है, इसलिए यहाँ बैठो और आराम करो। तो मूरोंग कहने लगी थी ये तो कुछ भी नहीं, होली सेट में मुझे हर रोज टॉर्चर किया जाता था, तो इसी वजह से मुझे इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो अब शाओनिंग मूरोंग से सवाल करते हुए पूछने लगी थी तुम तो इमॉर्टल शेफ हो जो कि कल्टीवेटर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने तो सुना था पावरफुल सेक्ट इमॉर्टल शेफ को रॉयल गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो फिर भला होली सेक्ट वाले तुम्हारे साथ इस तरह से पेश क्यों आ रहे थे? तो मूरोंग कहने लगी भले ही होली सेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर होली सेक्ट बाहर से जैसा दिखता है अंदर से वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा कमीने और सेल्फिश है, जो कि हमेशा बस अपने फायदे की सोचते हैं। वो लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो अपने फायदे के लिए किसी को मरवा भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। उनके लिए किसी को मारना या टॉर्चर करना कोई बड़ी बात नहीं। वो लोग चाहते थे कि मैं उनके लिए इमॉर्टल डिशेस बनाऊं, लेकिन मैं इसके लिए राजी नहीं थी, क्योंकि मुझे होली सेट के बारे में अच्छी तरह से पता था। मगर मेरे मना करने के बावजूद भी होली सेट मेरा पीछा नहीं छोड़ता। होली सेट वाले जबरदस्ती मुझे कैप्चर करके अपने सेट लेकर गए, जहाँ पर वो लोग मुझसे दिन रात भेड़ बकरियों की तरह काम करवाते, मतलब कि मुझे उनके लिए दिन रात खाना बनाना पड़ता। हालांकि मैं उनके लिए खाना नहीं बनाना चाहती थी, मगर इंसान मरे तो क्या ना करे। अगर किसी दिन थककर मैं खाना बनाने के लिए मना कर दूं, तो होली सेट वाले मुझे कोड़ों से पनिश करते, जो चीज मेरे सहनशीलता से बाहर हो गई। इस वजह से मौका मिलते ही मैं वहाँ से भाग निकली, जिसके बाद मेरी मुलाकात डिवाइन लॉर्ड से हुई, जिन्होंने उन लोगों से मेरी जान बचा ली। इसलिए अब से मैं अपनी पूरी जिंदगी डिवाइन लॉर्ड के लिए डेडिकेट करती हूँ। आज से मैं डिवाइन लॉर्ड के लिए भेड़ बकरियों की तरह काम करूंगी, वो भी बिना किसी गम और शिकायत के। भेड़ बकरियों को सुन के तो यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को भूख लगने लगती है, इसलिए मूरोंग तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के लिए इमॉर्टल डिश प्रिपेयर करने लगी। अब मूरोंग तुरंत ही एक ऐसा डिश बना चुकी जिसको खाने के बाद डिवाइन लॉर्ड को बहुत ज्यादा मजा आ गया। लेकिन शाओनिंग इसे देखते हुए कह रही थी भला ये किस तरह का डिश है? ऐसा लगता है कि जैसे ये स्ट्रॉबेरी फ्राइड राइस
नाइस है। क्या ये टेस्टी भी होगा, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी स्ट्रॉबेरी फ्राइड राइस नहीं खाया। खाने की छोड़ो, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। दरअसल शाओनिंग जिसे स्ट्रॉबेरी फ्राइड राइस समझ रही है, उसको असल में फेरी एसेंशन गोल्डन फ्राइड राइस कहा जाता है, क्योंकि ये डिश किसी भी कल्टीवेटर को उसके नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में मदद करता है। अभी इधर डिवाइन लॉर्ड गोल्डन फ्राइड राइस को पूरा खाने के बाद कहने लगे थे ये तो वाकई में काफी ज्यादा डिलीशियस है। जो सुनने के बाद शाओनिंग भी इस डिश को टेस्ट करती है। अब उसने यहाँ पे एक चम्मच खाया ही था कि उसी वक्त उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो गया। इसी वजह से वो कहने लगी मैं तो इसे बेकार समझ रही थी, मगर बस एक ही चम्मच खाने के बाद पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा कीमती है। अब इस डिश का ऐसा इफेक्ट देखने के बाद अंकल बेन भी इसे खाना चाहता था। इसी वजह से वो कहने लगा मुझे भी ये डिश खाना है। अब इससे पहले कि अंकल बेन इस डिश को खा पाता, उसी वक्त डिवाइन लॉर्ड गोल्डन फ्राइड राइस का पूरा बाउल ही चट कर गए। मगर इतने में भी डिवाइन लॉर्ड का पेट नहीं भरता। इसी वजह से वो मुरोंग से एक और बाउल गोल्डन फ्राइड राइस मांगने लगे, मगर मुरोंग कहने लगी हमारे पास इंग्रेडिएंट कम होने की वजह से मैं इस डिश को ज्यादा नहीं बना पाई, लेकिन अगर अभी भी आपको ये खाना है तो मेरे पास एक तरीका है। मुरोंग के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बंदे के ऊपर आता है जो एक लड़की से कह रहा था कि तुम्हें इमॉर्टल शेफ कंपटीशन को जीतकर मार्शल वर्ल्ड में फेमस होना है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम इस कंपटीशन को जीत नहीं पाओगी, क्योंकि इस कंपटीशन का फर्स्ट प्लेस हमेशा से होली सेक्ट के लिए बुक रहता है। बट जैसा कि तुम खुद को मेरे लिए डेडिकेट कर रही हो तो इसीलिए तुम टॉप 10 में जरूर आ जाओगी। जो कहने के बाद ये बंदा इस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, मगर ये लड़की इस बंदे के हाथ को झटकते हुए कहती है मैं यहाँ पे अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, जिसके बदले तुम मुझे बस टॉप 10 का प्लेस दे रहे हो। देखो अगर तुम मुझे टॉप फर्स्ट का प्लेस दिलवा सकते हो तो मैं तुम्हें सर्व करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो फिर भाड़ में जाओ। जो सुनने के बाद इस बंदे को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तुरंत इस लड़की को मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह से बात करने की। मैं इमॉर्टल शेफ कंपटीशन का स्पॉन्सर मैन हूँ, इसलिए जो कोई भी मेरे पास आता है वो मुझे सेटिस्फाई किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। जो कहने के बाद ये बंदा अपने इविल इरादों के साथ इस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, मगर उतने में ही अंकल बेन इस बंदे के बॉडी के आर पार हो गए, जिस वजह से ये बंदा यहाँ पे तुरंत ही मारा गया। अब यहाँ पे अंकल बेन इस बंदे के बॉडी के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद डिवाइन लॉर्ड के पास आते हुए कहने लगा था ये मॉर्टल्स बहुत ज्यादा घटिया और लालची होते हैं, साथ ही साथ दोगले भी, इसलिए मॉर्टल्स पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। डिवाइन लॉर्ड अंकल बेन की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो यहाँ रखे फ्रूट्स को खाने में व्यस्त थे। वहीं पे जो इस जगह पर लड़की मौजूद थी वो कब का यहाँ से भाग चुकी। इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट होकर उस जगह पर आया जहाँ पर इमॉर्टल शेफ कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन वर्क हो रहा था, जहाँ पे काफी सारे इमॉर्टल शेफ्स मौजूद थे। उन्हीं में से एक हमारी मुरोंग भी थी, और मुरोंग के साथ साथ यहाँ पे शाओनिंग भी थी। दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर शाओनिंग इस जगह पर क्या कर रही है, जबकि वो तो कोई इमॉर्टल शेफ भी नहीं। इन्हीं लोगों में हम पीछे की तरफ होली सेक्ट के इमॉर्टल शेफ शी को देखते हैं, जो इमॉर्टल शेफ कंपटीशन के लिए इतने सारे लोगों को रजिस्टर करता हुआ देख कहने लगा था शायद से ये 2 कौड़ी के शेफ अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझते हैं, जो होली सेक्ट के शेफ के सामने कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमॉर्टल शेफ शी की बात सुनने के बाद उसका आदमी उसे यहाँ पे सावधान करते हुए कहने लगा था मास्टर आप बाकियों को इस कंपटीशन में हल्के में तो ले सकते हो, लेकिन ये लड़की मुरोंग को नहीं, क्योंकि ये जो लड़की है ना वो हमारे सेक्ट में शेफ हुआ करती थी, मगर अब ये लड़की हमारे सेक्ट में नहीं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये लड़की हमारे सेक्ट से भाग निकली। जिस पे इमॉर्टल शेफ शी कहने लगा मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो है मैं इसे बहुत ही बुरी तरह से हराने वाला हूँ। सिर्फ हराऊंगा ही नहीं, हराने के बाद मैं इसे ह्यूमिलेट करते हुए होली सेक्ट वापस लेकर जाऊंगा, जहाँ जाने के बाद इसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि इसे पता तो चले कि होली सेक्ट को धोखा देने के बाद वापस से उसी के सामने खड़े होने की सजा क्या होती है। शेफ शी के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। तो अब देखना ये होगा कि शेफ शी डिवाइन लॉर्ड के होते हुए मुरोंग को सजा कैसे देगा। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ वीडियो को हाइप करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि जब भी मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करके अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईटिंग टू बिकम इनविंसिबल के पार्ट 5 को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डिवाइन लॉर्ड ने इमॉर्टल शेफ कंपटीशन के स्पॉन्सर मैन मास्टर झाओ को खत्म कर दिया था, और वो किस लिए आपको इस वाले एपिसोड में पता चलेगा, तो इसीलिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके इस छोटे से एक्शन से हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम बाकी के उन लोगों को देखते हैं जो कि इस कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने के लिए आए थे। वो सभी यहाँ पे अपने कुकिंग स्किल्स का यूज करते हुए एक से बढ़ के एक डिश बना रहे थे। हर कोई यहाँ पे जोरों शोरों से अपने काम में लगा हुआ था। इन इमॉर्टल डिशेस की खुशबू इतनी अच्छी थी कि यहाँ मौजूद ऑडियंस भी इसे खाना चाहते थे। वहीं पे हम मुरोंग के बगल में शाओनिंग को देखते हैं, जिसने की इस इमॉर्टल शेफ कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो इसी वजह से वो भी यहाँ पे अपने कुकिंग स्किल का यूज करते हुए जोरों शोरों से डिश बना रही थी। इसी के साथ अब हम इस कंपटीशन के जजेस को देखते हैं, जिसमें की डिवाइन लॉर्ड भी शामिल थे। दरअसल डिवाइन लॉर्ड ने जो पिछले एपिसोड में इस कंपटीशन के स्पॉन्सर मैन को मारा था, वो इसी वजह से मारा था क्योंकि डिवाइन लॉर्ड चाहते थे कि वो इस कंपटीशन
का जज बन के ढेर सारे इमोर्टल डिशेस खा सके। मगर फिलहाल के लिए किसी को भी डिवाइन लॉर्ड की रियल आइडेंटिटी नहीं पता। सभी लोगों को लगता है कि डिवाइन लॉर्ड इस कंपटीशन के स्पॉन्सर मैन मास्टर झाऊ है। तो इसी वजह से होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड को मास्टर झाऊ समझ के कंपटीशन में उन्हें फेवर करने को कहता है। साथ ही साथ वो मुरोंग के भी बारे में डिवाइन लॉर्ड को बता रहा था। वो कहता है कि ये लड़की एक नंबर की गद्दार है, इसने होली सेट को धोखा देते हुए उसे बिट्रे किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुरोंग को इस कंपटीशन के पहले राउंड में ही फेल कर दो। होली सेट के मास्टर की बात सुनकर डिवाइन लॉर्ड इस पे कोई भी जवाब नहीं देते। अब इधर जितने भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए लोग थे, उन सभी लोगों ने वक्त रहते ही अपने अपने डिशेस को कंप्लीट कर लिया था। तो इसीलिए अब इस कंपटीशन का अनाउंसर सभी लोगों से कहता है कि वो सभी अपने अपने डिश जजेस के टेबल पे रखवा दे, ताकि जजेस इन लोगों के डिश को टेस्ट करके जज कर पाए। तो अब सभी लोगों ने अपने अपने डिशेस जजेस के सामने रखवा दिया। तो अनाउंसर इन सभी जजेस से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो इन डिशेस को टेस्ट करते हुए स्कोर बताए, ताकि इस कंपटीशन का अगला पड़ाव जल्दी शुरू किया जा सके। यह सुनने के बाद ये सभी जजेस बहुत ही आराम से और प्यार से अपने अपने चॉपस्टिक को निकालते हुए इन डिशेस को टेस्ट करने जाने लगे। लेकिन अब इससे पहले कि ये सभी जजेस इन डिशेस को टेस्ट कर पाते, उसी वक्त डिवाइन लॉर्ड ने बहुत ही तेजी में इन सभी डिशेस को डिवोर कर लिया। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड के खाने के स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके, क्योंकि आज से पहले इन लोगों में से किसी ने भी इतना जल्दी इतना सारा खाना खाते हुए किसी को भी नहीं देखा। अब होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा, ब्रदर झाऊ तो यहाँ पे खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे खाना बनाने की जगह पे खाना खाने का कंपटीशन होता तो जरूर उसमें ब्रदर झाऊ ही फर्स्ट आते। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को यहाँ पे 10 में से 10 स्कोर देते हैं। जो सुनने के बाद तो यहाँ मौजूद जितने भी शेफ थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो गए। लेकिन इससे होली सेट का मास्टर जरा भी खुश नहीं होता। वो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा, ब्रदर झाऊ आखिर आपने ये क्या किया? चलो अगर आपको सभी लोगों को पास करना था तो मुझे इससे कोई भी एतराज नहीं, लेकिन आपसे मैंने पहले कहा था ना कि ये लड़की मुरोंग हमारे सेट की गद्दार है, इस वजह से इसे हमें किसी भी हाल में इस कंपटीशन में फेल करना है। तो आपने इस गद्दार को फेल करने के बजाय पास क्यों किया? तो डिवाइन लॉर्ड होली सेट के मास्टर से कहने लगे कि मैं यहाँ पे इस लड़की को फेल तो करना चाहता था, मगर जैसे ही मैंने इस लड़की की डिश खाई वैसे ही मेरी जुबान फिसल गई, क्योंकि इस लड़की की बनाई हुई डिश मेरी जुबान को पसंद आ गई। वैसे तुम यहाँ पे फिक्र क्यों करते हो, अभी तो बस ये शुरुआत है। डिवाइन लॉर्ड ये सब यहाँ पे जोरों से बोल रहे थे, इस वजह से बाकी के शेफ्स को इस बारे में पता चल चुका कि होली सेट का मास्टर यहाँ पे चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से ये सभी यहाँ पे गुस्सा हो गए और जजेस के ऊपर खाना फेंक के मारने लगे, सिवाय डिवाइन लॉर्ड को छोड़ के। उतने में ही हम शाओनिंग को देखते हैं, जो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई। वो खुश होते हुए मुरोंग से कहने लगी, हम यहाँ पे पास हो गए, इसलिए अब हम सेकंड राउंड में भी कम्पीट करेंगे। अब शाओनिंग को यहाँ पे इतना ज्यादा खुश होता हुआ देख शेफ शी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, मगर होली सेट का मास्टर उसे यहाँ पे शांत रहने का और उसके अगले प्लान को फॉलो करने का इशारा देता है। उतने में ही अनाउंसर अनाउंस करता है कि जितने भी लोग फर्स्ट राउंड को क्लियर कर चुके हैं वो सभी अब सेकंड राउंड में 1-on-1 अपने अपोनेंट के साथ एक ही टेबल पे कम्पीट करेंगे। अनाउंसर के अनाउंस करते साथ ही सभी लोग यहाँ पे अपने अपोनेंट के साथ एक ही टेबल पे कम्पीट करने के लिए तैयार हो गए। और अब हमें यहाँ पे मुरोंग का अपोनेंट दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं शेफ शी था, जो देखने के बाद शाओनिंग समझ चुकी थी कि ये लोग यहाँ पे जरूर कुछ प्लान कर रहे हैं। तभी यहाँ पे अनाउंसर कंपटीशन को स्टार्ट कर देता है। कंपटीशन के स्टार्ट होते साथ ही मुरोंग और शेफ शी यहाँ पे टोफू के लिए लड़ने लगे। दरअसल इन दोनों को भी यहाँ पे टोफू बनाना था, जिसके लिए इनके पास बस एक ही टोफू है। अब इस टोफू के लिए शेफ शी मुरोंग से झगड़ते हुए यहाँ पे कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है वूजी पैलेस को ज्वाइन करने के बाद तुम हम लोगों से बच जाओगी? ये मत भूलो कि इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाने वाला होली सेट है। जो कहते हुए वो इस टोफू के अंदर पॉइजन मिलाने लगा, जिसके बाद वो यहाँ पे जानबूझकर मुरोंग से हारने का नाटक करके ये टोफू मुरोंग के हवाले कर देता है। दरअसल शेफ शी का प्लान ये था कि वो मुरोंग को पॉइजन के इल्जाम में फंसाकर इस कंपटीशन से एलिमिनेट करवा दे। अब इधर मुरोंग टोफू को हासिल कर लेने के बाद यहाँ पे अपना डिश बनाने लगी। वहीं पे अंकल बेन को शेफ शी की चाल समझ आ चुकी थी, इस वजह से उसने ये बात डिवाइन लॉर्ड को बता दिया। मगर डिवाइन लॉर्ड को इस बात से यहाँ पे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहाँ पे बड़े ही आराम से बैठे हुए थे। इसी के साथ अब वो वक्त आ गया जब शेफ शी और मुरोंग का डिश टेस्ट होना था। मुरोंग का डिश टेस्ट करने के बाद डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे अजीब सा लगने लगता है। वो कहने लगते हैं, पता नहीं क्यों मेरी जुबान जल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अजीब सा टेस्ट है क्या। डिवाइन लॉर्ड की बिगड़ती हुई हालत को देखकर ये एल्डर यहाँ पे मनी मन खुश होने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि डिवाइन लॉर्ड के ऊपर पॉइजन का असर होने वाला है, इसलिए अब सारा का सारा इल्जाम मुरोंग के ऊपर आ जाएगा, जिस वजह से अब मुरोंग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। मगर यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को कुछ भी नहीं होता। तभी अंकल बेन डिवाइन लॉर्ड से कहने लगे, दरअसल ये स्पाइसी टोफू है, इस वजह से आपकी जुबान जल रही है। अब डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे सही सलामत देखने के बाद इस एल्डर को यहाँ पे जरा भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो खुद मुरोंग की डिश को टेस्ट करने लगा। अब जैसे ही उसने मुरोंग के डिश को टेस्ट किया वैसे ही उसकी हालत यहाँ पे खराब होने लगी। ये देखकर शेफ शी मुरोंग के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुमने जरूर इसमें पॉइजन मिलाया होगा। चलो बताओ कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी जज को पॉइजन देने की। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी ये बंदा यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। इस वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही साथ वो यहाँ पे मुरोंग की तारीफ भी करने लगा। वो कहने लगा, मुरोंग का डिश तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, बस उसके एक बाइट से मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुका। दरअसल ये बंदा यहाँ पे पॉइजन वाला डिश खाने के बाद भी अभी तक जिंदा इसलिए है क्योंकि अंकल बेन उसे स्पिरिचुअल एनर्जी पीछे से सप्लाई कर रहे हैं। अगर अंकल बेन स्पिरिचुअल एनर्जी सप्लाई करना छोड़ दे तो ये बंदा अभी के अभी ही यहाँ पर मारा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस बंदे की मौत का इल्जाम मुरोंग के ऊपर आएगा। अब इधर सब कुछ सही देखने के बाद अनाउंसर शेफ शी का डिश जजेस के सामने पेश
करता है। तो ये बंदा जिसने अभी यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया था वो तुरंत ही शेफ शी का डिश टेस्ट करने लगा। अब जैसे ही उसने शेफ शी का डिश टेस्ट किया वैसे ही अंकल बेन इसे स्पिरिचुअल एनर्जी सप्लाई करना बंद कर चुके। इस वजह से इस बंदे के मुंह से यहाँ पे खून आने लगा। साथ ही साथ अब वो यहाँ पे तुरंत ही मारा भी गया। ये देखने के बाद मुरंग शेफ शी से कहने लगी, पहले तो तुम कह रहे थे कि मेरे डिश में पॉइजन है, तो अब बताओ कि तुम्हारे डिश में क्या है। अब यहाँ पे शेफ शी का प्लान उसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ देख वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया। तभी हम अंकल बेन को देखते हैं जो कहने लगे कि अब तक ये बंदा यहाँ पे जिंदा था तो बस मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से। अगर मैं इसे यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी सप्लाई ना करता तो अब तक ये यहाँ पे मारा भी जा चुका होता। इधर मुरंग का सवाल सुनने के बाद शेफ शी कहने लगा, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, भला मेरे डिश में पॉइजन कैसे होगा। पॉइजन तो क्लियरली तुम्हारे टोफू में था क्योंकि मैंने खुद उसमें अपने हाथों से पॉइजन डाला था। शेफ शी की बात सुन लेने के बाद यहाँ मौजूद जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान भी हो गए और काफी ज्यादा गुस्सा भी। ये लोग यहाँ पे शेफ शी को बुरा भला कहने लगे। वो कहने लगे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि शेफ शी इस कंपटीशन को जीतने के लिए ऐसा भी कर सकता है। अब लोगों की बात सुन लेने के बाद शेफ शी यहाँ पे काफी ज्यादा डर गया। साथ ही साथ उसे समझ आ चुका था कि उसने गलत जगह पर गलत मोमेंट पर गलत चीज कह दी। तो इसी वजह से अब वो घबराते हुए होली सेट के मास्टर को देखने लगा। मगर होली सेट के मास्टर तो यहाँ पे अपना सर पकड़ चुके। साथ ही साथ अब उन्हें समझ आ चुका था कि अब उनका फैलाया हुआ रायता उन्हें ही समेटना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर ही सारी चीजें बैकफायर करेंगी। उतने में ही हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो शेफ शी से कहने लगे, तुमने यहाँ पे एक ऑफिशियल को पॉइजन देकर जान से मार दिया, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। डिवाइन लॉर्ड की बात सुनकर ऑडियंस भी यहाँ पे सजा की मांग करने लगे। वो कहने लगे थे कि इस कातिल को यहाँ पे जल्द से जल्द सजा दिया जाए। ऑडियंस के प्रेशर की वजह से अब होली सेट का मास्टर यहाँ पे मजबूरन शेफ शी को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे चुका। इसी वजह से कुछ लोग आके शेफ शी को यहाँ से लेकर जाने लगे, लेकिन शेफ शी कह रहा था कि मैंने किसी को भी पॉइजन नहीं दिया, पॉइजन देने का ऑर्डर तो मुझे होली सेट के मास्टर से मिला था। वो शेफ शी से कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। होली सेट के मास्टर को गुस्सा करता हुआ देख डिवाइन लॉर्ड उसे यहाँ पे शांत करा देते हैं और कहते हैं कि शेफ शी यहाँ पे खुद को बचाने के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहता है, जो चीज हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप यहाँ पे गुस्सा मत करो। वहीं पे हम शेफ शी को देखते हैं जो कि मुरंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहने लगा कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से ही हुई है, अगर आज के दिन तुम यहाँ पे अपियर ना होती तो ये सब कुछ भी ना होता। जो कहने के बाद वो तुरंत ही मुरंग को मारने जाने लगा, मगर डिवाइन लॉर्ड बीच में आते हुए मुरंग को बचा लेते हैं। साथ ही साथ वो शेफ शी को यहीं पर खत्म भी कर चुके। इसी के साथ अब हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड को खत्म करने का प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि डिवाइन लॉर्ड ने उसके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया और तो अब उनका होली सेट इमॉर्टल शेफ कंपटीशन भी नहीं विन कर पाएगा, क्योंकि उनके पास जो सबसे अच्छा इमॉर्टल शेफ था वो तो डिवाइन लॉर्ड के हाथों मारा जा चुका। अब दूसरे सीन में हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो अपने रूम में सो रहे थे और उनको मारने के लिए यहाँ पे कुछ असैसिन्स आ गए, जो असैसिन्स होली सेट के मास्टर के भेजे हुए असैसिन्स थे। मगर जैसे ही इन असैसिन्स ने डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला किया वैसे ही एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ ये सभी यहाँ पे मारे जा चुके, जो देखने के बाद होली सेट के मास्टर समेत ये दोनों एल्डर्स यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गए। इसी वजह से ये तीनों भी डिवाइन लॉर्ड के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि डिवाइन लॉर्ड तो अभी भी सो रहे हैं, मगर सोते सोते ही उन्होंने इतने सारे असैसिन्स को खत्म कर दिया। तो इसी वजह से अभी सेल्डर को यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड से थोड़ा सा डर लगने लगा था, मगर होली सेट का मास्टर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरता। वो तो सीधा यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को खत्म करने जाने लगा, ये कहते हुए कि तुमने यहाँ पे हम लोगों से पंगा लेके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड को मार पाएगा या फिर उसका भी हाल इन असैसिन्स की तरह हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईटिंग टू बिकम इनविंसिबल के पार्ट 6 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड को इमॉर्टल शेफ कंपटीशन में उन्हें फेवर करने को कह रहा था, मगर डिवाइन लॉर्ड उसकी बात नहीं मानते। वो उसके खिलाफ जाते हुए उल्टा उसी के इमॉर्टल शेफ को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो इसी वजह से होली सेट का मास्टर यहाँ पे काफी ज्यादा भड़क चुका था और वो रात के वक्त काफी सारे असैसिन्स को भेज के डिवाइन लॉर्ड को मरवाना चाहता था, मगर वो लोग डिवाइन लॉर्ड को मारने में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि डिवाइन लॉर्ड के पास किंग कॉन्ग बॉडी है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम घोस्ट ब्रदर्स को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को बिना बताए इमॉर्टल शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। तो इसी वजह से पतलू भाई अपने मोटू भाई से कह रहा था क्या हमें मास्टर को बिना बताए शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। पतलू भाई की बात पे मोटू भाई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो होली सेट के मास्टर के इन्विटेशन को पढ़ रहा था, जिसमें लिखा हुआ था कि इमॉर्टल शेफ कंपटीशन को जो कोई भी जीतेगा उसे जेड ड्रैगन पॉट मिलेगा। जेड ड्रैगन पॉट का मालूम होते ही ये दोनों ब्रदर्स तुरंत ही इमॉर्टल शेफ कंपटीशन को अटेंड करने के लिए भागे भागे जाने लगे, मगर इन्हें क्या पता था कि इमॉर्टल शेफ कंपटीशन का पहला और दूसरा राउंड तो कब का खत्म हो चुका है। वहीं पे हम पीछे की ओर एक लड़की को देखते हैं जो कि इन दोनों ब्रदर्स का पीछा कर रही थी और इस लड़की के हाथ में एक अजीब तरह का लिक्विड था। अब ये लड़की कहने लगी, अच्छा तो तुम दोनों इमॉर्टल शेफ कंपटीशन को अटेंड करने जा रहे हो, चलो अच्छा ही है, इस बहाने मैं अपना काम भी कर लूंगी। इस लड़की के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर इमॉर्टल शेफ कंपटीशन पे आया, जहाँ पे इमॉर्टल शेफ कंपटीशन का अनाउंसर सभी लोगों को थर्ड राउंड के बारे में बता रहा था कि किस तरह इस राउंड में स्कोरिंग किया जाएगा। अनाउंसर बताता है कि सभी लोगों के ग्रुप्स में 3 मेंबर्स होंगे,
हर ग्रुप को टाइम अप होने से पहले अपना डिश कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद हमारे जजेस आपके डिश को टेस्ट करते हुए स्कोरिंग करेंगे और जिस भी ग्रुप के पास स्कोर ज्यादा होगा वो फाइनल में कंप्लीट कर पाएगा। जो सुन के शाओनिंग कहने लगी थी, अरे नहीं, हम लोगों के ग्रुप में तो हम दोनों ही है, बस ये तो हमारे साथ अनफेयर है, जरूर ये लोग जानबूझकर यहाँ पे हमें हराने के लिए ऐसे रूल्स बना रहे हैं। शाओनिंग की बात सुन के मुरंग कहने लगी, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि रूल्स क्या है और क्या नहीं, मैं यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड के लिए अपना पूरा बेस्ट दूंगी। मुरंग के ये कहते साथ ही अनाउंसर इस राउंड को स्टार्ट करने जा रहा था, मगर तभी इस जगह पर घोस्ट ब्रदर्स आते हुए कहते हैं कि भला हम लोगों के बगैर तुम कंपटीशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम लोग इस कंपटीशन को स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर हमें भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका देना होगा तुम्हें, वरना तो हम दोनों घोस्ट ब्रदर्स इस कंपटीशन को स्टार्ट होने ही नहीं देंगे। ये सुनकर यहाँ मौजूद शेफ्स कहने लगे थे कि आखिर ये दोनों है कौन, हम लोगों ने तो इन दोनों भाइयों का नाम आज से पहले कभी नहीं सुना। घोस्ट ब्रदर्स की बात सुन के एक जज यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, इसलिए वो कहने लगा, आखिर इन दोनों भाइयों को यहाँ पे आने की इजाजत किसने दी, चलो जल्दी से इन दोनों को यहाँ से निकालो, क्योंकि ये लोग हमारे कंपटीशन को खराब कर रहे हैं। जो सुनते साथ ही गार्ड्स तुरंत ही इन दोनों भाइयों को यहाँ से बाहर भगाने लगे, मगर ये दोनों भाई काफी ज्यादा जिद्दी थे, इसी वजह से इन दोनों ने इन गार्ड्स को यहाँ पे कूट डाला। जो देखने के बाद अनाउंसर यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो इन गार्ड से कहने लगा कि आखिर तुम लोग हमसे पैसे किस बात के लेते हो, जबकि तुम सभी इतने सारे होने के बावजूद भी इन दोनों को यहाँ से भगा नहीं पा रहे, लगता है तुम लोगों की जगह पे यहाँ पे किसी और को रखना होगा। अभी इस अनाउंसर का ये कहना ही था कि तभी पतलू भाई कहने लगा, देखो अभी भी तुम लोगों के पास वक्त है। जो कहने के बाद पतलू भाई यहाँ पे हकलाने लगा, दरअसल पतलू भाई यहाँ पे थोड़ा सा तोतला है। तो अब मोटू भाई पतलू भाई के बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम लोग चाहो तो हमारी वजह से ये कंपटीशन बर्बाद भी हो सकता है और आबाद भी, तो इसीलिए तुम लोग जल्दी फैसला करो कि इस कंपटीशन को आबाद करना है या फिर बर्बाद। अभी इस मोटू भाई का ये कहना ही था कि तभी हम इधर होली सेट के मास्टर को देखते हैं, जो डिवाइन लॉर्ड से कह रहा था कि ये दोनों घोस्ट ब्रदर्स कुकिंग में बहुत ज्यादा माहिर है, इसी वजह से लोग इन दोनों को घोस्ट शेफ के नाम से जानते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमें इन दोनों को इस कंपटीशन में ले लेना चाहिए। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम अनाउंसर को देखते हैं, जो और भी काफी सारे गार्ड्स को यहाँ पे बुलाते हुए कहता है कि जल्दी से आओ और इन दोनों को यहाँ से जल्द भगाओ, अगर ये कंपटीशन यहाँ पे खराब हुआ तो फिर इसका हिसाब तुम लोगों के सैलरी से लिया जाएगा। जो सुनकर और भी यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स आते हुए इन दोनों भाइयों को रोकने की कोशिश करने लगे, मगर ये दोनों भाई ज्यादा ताकतवर होने की वजह से सभी गार्ड्स को पछाड़ते जा रहे थे। तभी डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए इस जगह पर आ गए, जिस वजह से ये दोनों भाई यहाँ पे रुक जाते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड से अलर्ट भी हो गए, क्योंकि इन दोनों भाइयों को लग रहा था कि डिवाइन लॉर्ड इन दोनों के ऊपर हमला करने आ रहे हैं। मगर तभी डिवाइन लॉर्ड इन दोनों से सवाल करते हुए पूछने लगे थे कि मैंने सुना है कि तुम दोनों भाई खाना बनाने में बहुत ज्यादा माहिर हो। डिवाइन लॉर्ड की बात सुनने के बाद पतलू भाई हकलाते हुए नहीं कहने लगा, मगर मोटू भाई उसे साइड करते हुए उसकी पूरी बात यहाँ पे कंप्लीट करते हुए कहने लगता है, नहीं हम लोग यहाँ पे माहिर ही नहीं, हम लोग मास्टर भी है। जो सुनकर डिवाइन लॉर्ड कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर तुम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। ये कहने के बाद डिवाइन लॉर्ड वापस से जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। वहीं पे ये दोनों भाई इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश नजर आ रहे थे। अब डिवाइन लॉर्ड के इजाजत मिलते ही थर्ड राउंड यहाँ पे शुरू हो गया। भले ही बाकियों के लिए ये थर्ड राउंड था, लेकिन इन दोनों भाइयों के लिए ये पहला राउंड है। कंपटीशन के स्टार्ट होते साथ ही यहाँ पे सभी लोग अपने ट्रियो के साथ जोरों शोरों में डिश बनाने की तैयारी करने लगे। वही मुरंग, शाओनिंग और घोस्ट ब्रदर्स यहाँ पे अपने डुओ के साथ डिश बनाने की तैयारी कर रहे थे। घोस्ट ब्रदर्स को देखने के बाद शाओनिंग कहने लगी थी, ये दोनों यहाँ पे खुद को मास्टर शेफ कहते हैं, लेकिन अब कुछ ही देर में इन लोगों को पता चल जाएगा कि असली मास्टर शेफ कौन है। ये दोनों मास्टर शेफ शाओनिंग के सामने जरा भी नहीं टिक पाएंगे। जो कहने के बाद शाओनिंग यहाँ पे अपने चिकन लेग पीस को पकने के लिए छोड़ देती है। अब शाओनिंग को चिकन लेग पीस बनाता हुआ देख ऑडियंस कहने लगी, तुम तो दोबारा से वही चीज यहाँ पे बना रही हो जिसको कि तुमने फर्स्ट राउंड में बनाया था, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं बनाने को? अभी ऑडियंस का यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी हम मुरंग को देखते हैं, जो कि बड़े ही स्टाइल से सब्जियों को यहाँ पे काटते हुए बिस्टो का शेप दे चुकी। तो यहाँ मौजूद ऑडियंस मुरंग की तारीफ करने लगी। ये देखने के बाद इन दोनों घोस्ट ब्रदर्स को यहाँ पे मुरंग से खतरा नजर आने लगा। इसी वजह से ये लोग यहाँ पे एक बोतल निकालते हुए, जिसके अंदर कुछ अजीब तरह का लिक्विड था, उसको सीधा अपने कुकिंग पॉट में डाल चुके। इसी वजह से यहाँ पे अजीब सी खुशबू रिलीज होने लगी, जिसको देख के एक बंदा कहने लगा था, इन दोनों न्यू शेफ्स के पास कुछ स्किल्स तो है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने अपना खाना बनाकर मुकम्मल भी नहीं किया, बट अभी से ही इनके खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो लगता है कि इस कंपटीशन को जरूर ये लोग जीतेंगे। इन लोगों को यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं, जिनको यहाँ पे इस स्मेल के बारे में पता चल चुका। उतने में ये मुरंग को देखते हैं, जिसका हाथ अचानक से बहुत ज्यादा हैवी हो गया। इसी वजह से वो यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। तभी शाओनिंग कहने लगी, पता नहीं ये दोनों भाई क्या बना रहे, जो यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जो कहते साथ ही उसका ध्यान अपने चिकन लेग पीस पे गया, जिसको देखकर वो कहने लगी थी, अरे यार जल्दी से मुझे अपना चिकन लेग पीस गैस से हटाना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने चिकन लेग पीस को गैस से नहीं हटाया तो फिर वो जल जाएगा। जो कहते हुए वो अपने चिकन लेग पीस
को गैस से हटाने जाने लगी, मगर उसे भी यहाँ पे अपनी बॉडी हैवी फील होने लगी। इसी वजह से वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। तभी अंकल बेन डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा था, इन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे इन लोगों की बॉडी हैवी हो रही है, मगर इन लोगों को पता नहीं ये सब कुछ ये दोनों भाई यहाँ पे कर रहे हैं। ये सुन के डिवाइन लॉर्ड कहने लगे, अरे यार मैं यहाँ पे बस एक अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, मगर पता नहीं किस्मत क्यों मेरे खाने के साथ खेल रही है। क्या उसे खेलने को कोई और चीज नहीं मिली? जो कहने के बाद डिवाइन लॉर्ड एक अंगूर में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भरते हुए उसे सीधा यहाँ मौजूद ग्राउंड के बीच में फेंक देते हैं। इसी वजह से इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हो गया। साथ ही साथ इन दोनों भाइयों की प्लानिंग भी यहाँ पे फेल हो गई, क्योंकि जितने भी लोग अभी यहाँ पे अपने आप को सुस्त और हैवी महसूस कर पा रहे थे, वो सभी लोग यहाँ पे दोबारा से ठीक हो गए। साथ ही साथ सभी लोगों का ध्यान इस एनर्जी ब्लास्ट की ओर चला गया और इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे थे कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस मेरा हाथ गलती से फिसल गया। डिवाइन लॉर्ड की बात सुनने के बाद होली सेट के मास्टर और इन दोनों भाइयों को उनके ऊपर गुस्सा आने लगा, मगर ये लोग चाहकर भी यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उतने में ही थर्ड राउंड का टाइम यहाँ पे खत्म हो गया। इसी वजह से ये अनाउंसर यहाँ पे टाइम अप का बेल बजाने लगता है। इसी वजह से सभी लोग अपना बनाया हुआ डिश जजेस के पास लेके जाके देने लगे। वहीं पे जब डिवाइन लॉर्ड घोस्ट ब्रदर्स के पॉट को खोलते हैं तो बाहर की सारी एनर्जी इस पॉट के अंदर समाने लगी, जो देखने के बाद तो मुरोंग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहने लगती है, इन दोनों भाइयों ने क्या ही डोमिनरिंग डिश बनाई है। जो सुन के ये दोनों भाई यहाँ पे अपने आप को 30 मार खां समझ रहे थे। ये दोनों ऐसे खड़े थे जैसे कि इस कंपटीशन को अब ये दोनों ही जीतने वाले हैं। उतने में ये एक जज चिल्लाते हुए कहने लगा था कि आखिर इस बकवास डिश को किसने बनाया? इसे देखने से ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये कोयले के ढेर में से उठ के आया है। अरे नहीं, ये तो पूरा कोयला ही है। दरअसल ये डिश शाओनिंग का था, जो कि अब पूरा जल चुका है। मगर अब शाओनिंग उल्टा इस जज से कहने लगी थी कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने अभी तक मेरी डिश चखी भी नहीं, बिना टेस्ट किए हुए तुम कैसे बता सकते हो कि मेरा बनाया हुआ डिश खराब है? अभी शाओनिंग का ये कहना ही था कि तभी इन गार्ड्स ने शाओनिंग को यहाँ पे खामोश करा दिया। तो शाओनिंग कहने लगी, खैर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे भी इस कंपटीशन से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम लोगों को जो करना है कर लो। शाओनिंग का भी ये कहना ही था कि तभी हम होली सेट के मास्टर को देखते हैं, जो कह रहा था कि अब कोई भी मैटर नहीं करता कि किसका डिश ज्यादा टेस्टी है, क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका है कि कौन सा डिश सुपीरियर है। दरअसल होली सेट के मास्टर का इशारा घोस्ट ब्रदर्स के बनाए हुए डिश पे था। अब होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा था कि आप तो हर डिश टेस्ट करने में बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हो, लेकिन इस मर्तबा आपको क्या हुआ? आप इसे टेस्ट क्यों नहीं कर रहे? उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं, जो इस स्पॉट को बाकी जजेस की तरफ पुश कर चुके, जिसके बाद वो मुरंग के बनाए हुए डिश को होली सेट के मास्टर से ले लेते हैं। इधर पे ये जजेस इन दोनों भाइयों के डिश को देखते हुए कहने लगे थे कि ये डिश तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की लग रही है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही रिच स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही है। मुझे लगता है कि हमें एक मर्तबा इसे टेस्ट करना चाहिए। जो कहने के बाद ये जजेस इस पॉट में रखे हुए डिश को टेस्ट करने लगे, जिस वजह से अचानक से इनकी आंखें यहाँ पे चेंज होने लगी और इन लोगों को ये डिश स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई लग रही थी। इसी वजह से इन लोगों ने इस डिश को 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर दिया। जो देखने के बाद ये अनाउंसर यहाँ पे अनाउंस करते हुए कहने लगा था कि तीनों जजेस ने इस डिश को 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों भाई अब इस कंपटीशन के विजेता होने वाले हैं। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी डिवाइन लॉर्ड इन दोनों भाइयों के डिश को देखते हुए कहने लगे थे, तुम लोग इस कचरे को ऐसे खा रहे हो जैसे कि ये कोई डिवाइन फूड हो। जो सुन के होली सेट का मास्टर डिवाइन लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछने लगा था, ब्रदर साहब आखिर आपका कहने का क्या मतलब है? तो डिवाइन लॉर्ड तुरंत ही अंकल बेन को इस पॉट में डालते हुए इस पॉट के डिश को अच्छी तरह से हिलाने लगे, जिस वजह से इसके अंदर से अजीब तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी, जो कि बिल्कुल पहले की तरह ही थी। अब इस डिश की हकीकत जान लेने के बाद ये जजेस यहाँ पे उल्टी करने लगे। वहीं पे ऑडियंस तो इन दोनों भाइयों को चीटर कहने लगी। साथ ही साथ ये लोग कह रहे थे कि इन दोनों को कंपटीशन से बाहर फेंको, ये लोग एक नंबर के चीटर है, इन लोगों को यहाँ पे रहने की कोई भी जरूरत नहीं। उतने में ही शाओनिंग इन दोनों भाइयों से कहने लगी, तुम लोगों का डिश तो मुझसे भी ज्यादा बेकार निकला। अब जैसे ये दोनों भाई देखते हैं कि सभी लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, तो ये दोनों तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला करने जाने लगे। मगर जैसे ही इन लोगों ने डिवाइन लॉर्ड के ऊपर हमला किया, वैसे ही एक एनर्जी रिलीज के साथ ये लोग दूर जा गिरे। साथ ही साथ अब ये लोग यहाँ पे बेहोश भी हो गए थे। वहीं पे डिवाइन लॉर्ड को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर वो इन सब चीजों को इग्नोर मारते हुए यहाँ से जाने लगे। वो कहने लगे कि मैं तो यहाँ पे खामखा ही आ गया, मुझे तो लगा था कि यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। उतने में ही हम इस पहले वाली लड़की को देखते हैं, जो इन दोनों भाइयों की ऐसी हालत को देखकर कहने लगी थी, ये दोनों भाई तो निकम्मे निकले, लगता है अब मुझे यहाँ पर सारी चीजें संभालनी होगी। जो कहने के बाद ये लड़की भी यहाँ से जाने लगी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।